हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। आज हम समझेंगे स्ट्रैंगल क्या होता है, इस स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कैसे किया जाता है। तो सर, जब हम स्ट्रैंगल की बात करते हैं तो हम डायरेक्शनल बात बिल्कुल नहीं करते। हम ये सब बातें बिल्कुल नहीं करते कि भैया की बाजार यहां से कितनी ऊपर चला जाएगा। सर, ये डायरेक्शनल बात होगी। बाजार यहां से कितनी नीचे चला जाएगा, ये डायरेक्शनल बात हो गई। जो हमने ऊपर की बात की थी, अपवर्ड डायरेक्शन की बात थी। जो हमने बियरिश बात की, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात थी। जब हम स्ट्रैंगल की बात करते हैं, हमें डायरेक्शनली तो बात बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बात करनी है कैसे, नॉन डायरेक्शन। और नॉन डायरेक्शनली कैसे बात की जाती है ये दिखाता हूं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, डोटेड लाइंस दिख रही होंगी। ये डोटेड लाइंस दिख रही होंगी। तो नॉन डायरेक्शन बात हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें बाजार में क्या करना होगा, एक रेंज डिफाइन करनी होगी। क्या करना होगा, रेंज डिफाइन करनी होगी। मान लीजिए हमने ये रेंज डिफाइन कर ली है। ऊपर की साइड क्या है, ये 25,600 और नीचे की साइड क्या है, 24,400। और हम क्या मान रहे हैं कि अगले 7 दिनों के लिए कि बाजार इसी रेंज के बीच में घूमने वाला है, इसको नहीं तोड़ेगा। और अगले 7 दिनों में बाजार ने इस रेंज को नहीं तोड़ा, इसके बीच में घूमता रह गया, तो वहां हम प्रॉफिट कमा लेंगे। कैसे कमाएंगे, थीटा डिके के थ्रू, वो सब बताऊंगा आपको। अभी आप बने रहिए बस मेरे साथ। तो हम यहाँ पे आज क्या सीखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि भाई ये रेंज कैसे डिफाइन की जाए। ये रेंज कैसे डिफाइन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हुई ना सर। क्योंकि अगर हमें ये रेंज डिफाइन करना आया ही नहीं, अगर हमें ये रेंज डिफाइन करना आया ही नहीं, तो हम क्या स्ट्रैंगल खाक डिप्लॉय कर पाएंगे। सबसे पहले ये रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, वो रेंज कैसे बनाते हैं बाजार में, वो हम सीखेंगे आज। और दूसरी बात हम क्या सीखेंगे, दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि ये जो स्ट्रैंगल की बात कर रहे हैं ना हम, इस स्ट्रैंगल को मतलब प्रैक्टिकली डिप्लॉय कैसे किया जाता है, हम ये भी आज जान जाएंगे। तो भैया हम स्ट्रैंगल की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई कि कॉल साइड में जाके हम बिकवाली करेंगे, फिर पुट साइड में जाके हम बिकवाली करेंगे। तो भाई अगर हम कॉल साइड में जाके कुछ बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो ओटीएम में ही बेचना पड़ेगा। और पुट साइड में भी जाके हमें ओटीएम में ही बेचना पड़ेगा। तो वो कौन सा ओटीएम हमें सेलेक्ट करना है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। और इस सिलेक्शन में क्या किसी ऑप्शन ग्रीक का भी रोल हो सकता है, क्या हम किसी ऑप्शन ग्रीक को भी देख सकते हैं, इस चीज पे चर्चा कर लेंगे हम। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हम क्या उठाएंगे, तीसरे पॉइंट में सर हम आरआर पे बात कर लेंगे। सर ये राजामौली नहीं है सर, ये रिस्क और रिवार्ड है, हम रिस्क और रिवार्ड पे बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आरएम पे, वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। और उसके बाद हम पीओ पे भी बात कर लेंगे, वो क्या है, पे ऑफ। ओके, तो ये चीजें यहां से हमें समझ में आ जाएंगी। और जो चौथा पॉइंट है वो आपके लिए हो सकता है बोनस। ये होगा आपके लिए बोनस। इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम इस तरह से बात करेंगे कि हम ये स्ट्रैंगल हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, तो स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने के लिए एक सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम मतलब ऐसा क्या देखें तो हम मान पाए कि हमने भैया अच्छा खासा स्ट्रैंगल डिप्लॉय किए हैं पिछले 3-4 महीनों में। तो हम क्या देखेंगे एक्चुअली, तो हम क्या देख के ये मान पाएंगे कि भैया कि हाँ हमें स्ट्रैंगल डिप्लॉय करना आ गया। तो वो कौन सी चीज है, वो क्या अप्रोच है, वो हम इन सब चीजों पे चौथे पॉइंट पे हम बात कर लेंगे। तो सर अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस जो स्ट्रैंगल को डिप्लॉय करने से पहले जो हम व्यू बनाते हैं, जो रेंज रेंज डिफाइन करते हैं, अब चल पड़ते हैं वो सब कैसे किया जाता है ये बात को समझने की तरफ। तो आइए सर अब देख लेते हैं इस स्ट्रैंगल को डिप्लॉय करने से पहले वो रेंज को कैसे डिफाइन किया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर कर देना चाहता हूं। आप जब लूसीफर कैंडल को एक्सप्लोर करोगे, इस चैनल को एक्सप्लोर करोगे और कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको 3 कोर्स मिलेंगे। जो पहला कोर्स होगा, वहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बाजार के, ऑप्शन ट्रेडिंग के, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोर्स 1 को पूरा देख लीजिए। कोर्स 2 में क्या हो रहा है, जिसने कोर्स 1 को पूरा देख लिया है, अब वो जानना चाहता है कि भैया कि उन कॉन्सेप्ट का यूज करके स्ट्रेटजीज कैसे डिप्लॉय की जाए बाजार में, तो वो कोर्स 2 पे जंप कर सकता है। और अगर किसी को साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कोर्स 3 पे जा सकता है। वहां पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट कैसे बूस्ट किया जाए, ये सब बातें वहां पे की जा रही हैं। तो आपके लिए मैं एक परफेक्ट पैकेजिंग बनाता हुआ चल रहा हूं, इसको जरूर देखिएगा। अब चल पड़ते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा क्या था, रेंज डिफाइन करनी है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट पे क्या हो रखा है। यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से 2 रेजिस्टेंस जोन और 2 सपोर्ट जोन मार्क किए हैं। क्या किया है, स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से ये 2 रेजिस्टेंस जोन और ये 2 सपोर्ट जोन मार्क किए गए हैं। और ये कैसे मार्क किए जाते हैं ये बता चुका हूं, आप देख लेना वो वाला वीडियो जिसमें मैंने डेबिट
स्प्रेड को कैसे डिप्लॉय किया जाता है उसमें मैंने ये बताया था, तो वहां पे मैंने ये भी सारा समझाया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल के रखे हुए हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन। अब हमें क्या करना है, हमें रेंज डिफाइन करनी है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सिनेरियो की। हम ये मान के चल रहे हैं पहले सिनेरियो में कि आप भैया थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो। क्या हो आप? रिस्की ट्रेडर हो। अगर रिस्की ट्रेडर है वो कैसे रेंज डिफाइन करेगा, यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत तरीके से दिख रहा है हमको बाजार कहाँ चल रहा है, रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 1 के बीच में चल रहा है। अगर वो रिस्की ट्रेडर है, अगर उसका व्यू ये बोलता है कि बाजार ये सपोर्ट 1 को तोड़ ही नहीं पाएगा, बाजार क्या कर नहीं कर पाएगा, सपोर्ट 1 को तोड़ ही नहीं पाएगा अगले 7 दिनों तक, ना ही रेजिस्टेंस 2 को तोड़ पाएगा अगले 7 दिनों तक, तो वो क्या, उसके लिए रेंज क्या हो गई, उसके लिए ये इतनी रेंज हो गई। तो अगर बाजार इसी रेंज में ऐसे 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 घूमता रह गया 7 दिनों तक, तो ये जो रिस्की ट्रेडर था, जो रिस्की ट्रेडर था जिसने ऐसा व्यू बनाया था, वो जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्की ट्रेडर जीत जाएगा। ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप कैसे रेंज डिफाइन करोगे? तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस 1 और एक सपोर्ट 2 भी तो दिख रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि भैया कि सपोर्ट 1 टूट सकता है, क्योंकि क्यों आपको लग सकता है सपोर्ट 1 टूट सकता है? कि बाजार एक बार सपोर्ट पे आके तो रिवर्स हो गया, वो दूसरी बार सपोर्ट पे आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम आके तो वो रिवर्स होगा, जितनी सेकंड टाइम आएगा तो और रिस्की होगा, थर्ड टाइम आएगा तो उससे ज्यादा रिस्की होगा। तो अगर जो सेफ ट्रेडर है उसको ये लग रहा है कि सपोर्ट 1 टूट जाएगा और सपोर्ट 2 सस्टेन कर जाएगा अगले 7 दिनों तक, और उसको ये भी लग रहा है कि रेजिस्टेंस 2 भी टूट सकता है, रेजिस्टेंस 1 सस्टेन कर जाएगा 7 दिनों तक, तो वो क्या करेगा, तो वो ये रेंज बनाएगा रेजिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 2 तक की, और ये काफी बड़ी रेंज है रिस्की ट्रेडर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे उसके जीतने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट को अगर इस ट्रेडर को हराना है जिसने इतनी बड़ी रेंज बना रखी है, तो बाजार को या तो ऊपर से रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा या नीचे से सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो बाजार को करना पड़ेगा उस ट्रेडर को हराने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी बड़ी रेंज आ जाती है। ये किसका काम है? ये सेफ ट्रेडर का काम है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा काम भी किया जा सकता है। अगर आप रिस्की और सेफ के बीच में खेलना चाहते हो, यहाँ पे एक तीसरा काम भी किया जा सकता है। आप एक तीसरा एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये एग्जैक्ट बीचों बीच तो नहीं है, ये लाइए ट्राई करके देखता हूं दोबारा से, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं ना। ठीक है। इसके बीचों बीच एक आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच लाइन ड्रॉ कर लेते हो, और फिर उसके बाद आपको ये अपना व्यू बनाते हो कि भैया जो मैंने इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करी है वो नहीं टूटनी चाहिए अगले 7 दिनों तक। और ऐसे ही काम कुछ नीचे जाके आप करते हो, ऐसे ही काम क्या करते हो, ऐसे ही काम कुछ आप यहाँ पे आके करते हो, यहाँ भी आप इन दोनों के बीच में कर लेते हो। इन दोनों के बीच में आपने एक अपना सपोर्ट बना लिया यहाँ पे। तो भैया आपके लिए क्या रेंज हो गई? जो तीसरा सिनेरियो था, तो तीसरा सिनेरियो में रेंज क्या हो गई? तीसरे सिनेरियो में रेंज ये हो गई, ये वाली रेंज हो गई। अगर बाजार ने 7 दिनों तक इस रेंज को क्रॉस नहीं किया तो भी आप जीत जाओगे। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, यह बात चार्ट से ही करेंगे हम लोग। ये चार्ट पे जिस तरह का भी हम मार्क कर रहे हैं, चाहे हम रिस्की वाला मार्क कर रहे हैं, रेंज चाहे, मतलब मैं कहने क्या चाह रहा हूं, चाहे हम ये रिस्की वाला रेंज, रिस्की कौन सा था, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 2 के बीच वाली ये रेंज, चाहे हम रिस्की वाली रेंज पे जा रहे हो, चाहे हम सेफेस्ट वाली रेंज पे जा रहे हो, और चाहे हम मॉडरेट वाली रेंज पे जा रहे हो, तो हम कंफर्मेशन तो एक बार कर ही सकते हैं। कंफर्मेशन कैसे करनी है? अभी तो हमने चार्ट पे रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने मार्क कर लिए, देख लिया, अपने हिसाब से 2-3 तरीके से रेंज निकालना भी सीख गए। अब इस पे और क्या हम डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं? हाँ, मैंने बताया था। और कब बताया था? मैंने 2 वीडियो में वो बात लगातार 2 बार बताई है। जब मैंने क्या बताया था, वो ये कि डेबिट स्प्रेड की बात की थी, जब डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना बताया था मैंने। क्या बताया था? डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना बताया था। और जो दूसरा एक वीडियो में मैंने जब क्रेडिट स्प्रेड को भी डिप्लॉय करना बताया था,
तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आप चार्ट से रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रहे हो तो डेटा से, दैट मींस ऑप्शन चेन से आप कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो जो आपने मार्क किया है वही मार्केट में होने वाला है कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हो, यहां से आपकी क्या हो जाएगी, कंफर्मेशन और बढ़ जाएगी, जीतने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो बस मैं आपसे यहाँ पे एक ही बात करना चाहूंगा, अगर आप चार्ट की मदद से रेंज डिफाइन कर रहे हो तो उस रेंज का एक रेजिस्टेंस भी होगा, एक सपोर्ट भी होगा। वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कितने मजबूत है तो ये आप चेक कर सकते हो ऑप्शन चेन के डेटा की मदद से। वहां से आप इस चीज की कंफर्मेशन ले सकते हो। वो कैसे लेना है वो मैंने बताया था आपको 2 वीडियोस में, जहां मैंने आपको डेबिट स्प्रेड समझाया था, उसका डिप्लॉयमेंट को समझाया था, और क्रेडिट स्प्रेड के डिप्लॉयमेंट को समझाया था। ये 2 सेपरेट वीडियोस है जहां मैंने ये बात बताई थी। आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। तो हम तो ये समझ चुके हैं कि अगर हम रिस्की ट्रेडर हैं, हम शॉर्ट रेंज में काम कर सकते हैं, और अगर हम मॉडरेट ट्रेडर हैं हम थोड़ी बड़ी रेंज में चले जाएंगे, अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो हम उससे भी बड़ी रेंज में चले जाएंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन क्या कोई मतलब कोई स्पेशल मौके हो सकते हैं जहां पे स्ट्रेंगल को डालना थोड़ा सा बेनिफिशियल ज्यादा हो सकता है? तो ऐसे मौके हैं। तो ऐसे मौके हमें कैसे देखेंगे? तो ऐसे मौके देखने के लिए हमें क्या लगेगा, हमें थोड़ा सा ज्ञान और लगेगा, हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट और लगेंगे जो हम कोर्स 1 में कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है यहाँ पे, वोलेटिलिटी। वो मैंने पूरा समझाया हुआ है एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है यहाँ पे, इंडिया विक्स, वो भी मैंने आपको समझाया है एक सेपरेट वीडियो में। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, वेगा। वेगा पता होना चाहिए, तो वेगा भी मैंने आपको तरीके से समझाया है। तो अब चल पड़ते हैं उस मौके को तलाशने की तरफ। आइए अब यहाँ पे हम इंडिया विक्स का चार्ट खोल लेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम में, इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक दिखाता हूं। यहाँ पे आपको कुछ मौके दिख रहे होंगे। एक मौका ये देखिए, ये रहा, ये एक मौका सर, कुछ ये रहा, एक मौका ये रहा, एक मौका आपका ये रहा, एक मौका आपका ये रहा। इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये वंस इन ए ब्लू मून वाली बात होती है। ये कोविड वाला केस था, ओके, तो इसको मैं नहीं ले रहा हूं अभी। तो यहाँ पे जो मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये देखिए इंडिया विक्स कितना चल रहा था। यहाँ पे जो डॉट्स लगे हुए हैं वहां पे इंडिया विक्स 30 और 40 के बीच में चल रहा था। तो ये यहाँ पे इंडिया विक्स 30 और 40 के बीच में चल रहा था, अपना हाई हो चुका था, दैट मीन्स वहां से गिरेगा ना सर। अब ये देखिए जहां जहां वो पहुंचा है वहां से गिरा भी तो है, वहां से गिरा भी तो है, यहाँ से भी गिराई है, और यहाँ से भी विक्स गिरा है, यहाँ से भी विक्स गिरा है। तो विक्स गिरा है, दैट मीन इसका मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी डाउन हो रही है। क्या हो रही है, वॉलेटिलिटी डाउन हो रही है। और जब वॉलेटिलिटी डाउन होती है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स क्या होने लगते हैं, चीप होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, चीप होने लगते हैं। और ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, हम कॉल साइड भी सेलिंग करते हैं और पुट साइड भी सेलिंग करते हैं। और सेलर को क्या चाहिए, सेलर को ये तो नहीं चाहिए ना कि उसने जो प्रीमियम सेल कर रखे हैं वो बढ़ने लगे, उसको यही तो चाहिए वो गलने लगे, चीप होने लगे और गलते गलते जीरो हो जाए। तो यहाँ पे अगर कोई इस पॉइंट पे, अगर वो कोई सेलर इस पॉइंट पे इस ट्रायंगल को डिप्लॉय करता है तो वहां पे वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम अपने आप क्या होने लगते हैं, चीप होने लगते हैं, और यहाँ पे उसको फायदा हो जाता है। क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अगर इस तरीके के आपको सिनेरियो दिख रहे हैं तो उनका प्लीज बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब अब ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आते हैं चार्ट, बहुत लोगों को ये चार्ट वाली बातें नहीं समझ में आती हैं, इंडिया विक्स वाली बातें नहीं समझ में आती है। तो उन लोगों के लिए क्या कोई तरीका है रेंज निकालने का? हाँ सर, उन लोगों के लिए भी एक तरीका है रेंज निकालने का। और चल पड़ते हैं इस रेंज को निकालने का दूसरे तरीके को समझने की तरफ। अगर आपको चार्ट नहीं समझ में आते तो इस ट्रायंगल को डिप्लॉय करने के लिए रेंज निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। उसके लिए हमें चल पड़ना होगा एक एडवांस टूल की तरफ जिसको बोलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। आइए देखते हैं वहां पे क्या होता है। ये देखिए यहां पर ऑलरेडी ये किधर गया, एक सेकंड सर। यहाँ पे ये देखिए 27 की एक्सपायरी ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखी है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इस जगह की बात कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर 27 की एक्सपायरी सेलेक्ट हो रखी है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें वीकली रेंज मिल जाती है, हर एक्सपायरी के लिए हमें वीकली रेंज मिल जाएगी। अगर हम स्ट्रेंगल डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ से ही बहुत इजीली स्ट्रेंगल डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आइए समझा देता हूँ, यहाँ पे वीकली रेंज के आपको 3 लेवल मिलेंगे। ओके, 3 लेवल मिलेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी ना चार्ट में, एक एक हमने मतलब एक रिस्की ट्रेडर के लिए काफी छोटी सी वीकली रेंज देखी थी, फिर एक मॉडरेट वीकली रेंज देखी थी जो काफी बड़ी थी, और एक सेफ वाली देखी थी जो सबसे बड़ी थी। ओके, वैसे ही यहाँ पे 3 लेवल्स दिखेंगे आपको वीकली रेंज के। तो अब वीकली रेंज दैट मींस एक ऊपर की भी रेंज होगी, एक नीचे की भी रेंज होगी। जो ऊपर की रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी रेजिस्टेंस, और जो नीचे की रेंज होगी वो क्या होगी, वो सपोर्ट होगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये 3 लेवल्स निकाले हैं वीकली रेंज के, एक लेवल 1, एक लेवल 2, एक लेवल 3। ओके, सबसे पहले हम लेवल 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस को इन लोगों ने यहाँ पर अब ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, और सपोर्ट को इन लोगों ने येलो लाइन से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखा दिख रहा है, RL1 एंड SL1। R for resistance, S for support. So resistance level 1 and support level 1. ओके, तो जो लेवल 1 की जो वीकली रेंज है उसकी रेंज कितनी है, इतनी है। ओके, ये रही, ये रेंज कैसे है, RL1 और SL1, इसकी रेंज इतनी है। तो अगर एक हफ्ते में मार्केट इस रेंज के बीच में रह गया, तो यहाँ पे जिसने ये L1 को राइट किया होगा, वीकली रेंज L1 को राइट किया होगा, वो जीत जाएगा। और ऐसा दिख भी रहा है कि मार्केट ने ये रेंज तोड़ी नहीं है। ये देखिए 21 तारीख को चालू हुई थी, 27 तारीख की एक्सपायरी, ये यहां से चालू हुई थी। तो बाजार नीचे गया और वीकली रेंज लेवल 1 को टच किया, फिर बाउंस बैक हो गया, फिर और ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे चलता हुआ यही कहीं डोल रहा है। तो अगली जो एक्सपायरी आने वाली है 27 तारीख तक, अगर ये रेंज नहीं तोड़ता है बाजार, ऊपर से भी नहीं तोड़े और नीचे से भी नहीं तोड़े, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जिसने स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया होगा इस रेंज के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगा, जीत जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज और बताऊंगा, जो एलटीपी कैलकुलेटर की RL1 दैट मींस लेवल 1 वीकली रेंज होती है, उसकी एक्यूरेसी ही अपने आप में 65% होती है, डिफॉल्ट एक्यूरेसी 65%। ओके, अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। तो यहां पे आपको लेवल 2 दिख रहा है, RL2 एंड SL2। ओके, तो यहां पे रेंज कितनी है लेवल 2 की, लेवल 2 की रेंज इतनी बड़ी है, ये रही रेंज, ये रही रेंज। यहां पे आपको और बड़ी रेंज मिल जाती है। तो इस रेंज की क्या होती है इस रेंज की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 90% की होती है। 90% काम करती है बाजार में। दैट मीन्स कि अगर आपने वीकली 10 स्ट्रेंगल डाले हैं, वीकली आपने 10 स्ट्रेंगल डाले हैं, तो 10 में से 9 बार आप जीतोगे, एक बार शायद हार सकते हो, वो भी अगर आपने डेटा तरीके से देख लिया। तो वहां पे जितना अमाउंट लूज करने वाले होगे, तो हो सकता है कि उससे पहले ही आप निकल आओ, अगर आप डेटा भी साथ साथ देख रहे हो तो अब यहाँ पे तो हमें ये समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई। R1 की एक्यूरेसी कितनी है, लेवल 1 की एक्यूरेसी कितनी है, 65%, और लेवल 2 की है 90%। और यहाँ पे एक वीकली रेंज लेवल 3 भी होती है, वो भी देख लेते हैं। ये 3, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब लेवल 3 की RL3 एंड SL3, लेवल 3, ये लेवल 2 से ही बड़ी इसकी रेंज होती है। देखिए कितनी बड़ी है इसकी रेंज। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है 99% के आसपास। कितना, 99% के आसपास। तो एक्यूरेसी तो 99% के आसपास होती है। ये इतने ओटीएम में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत कोई खास प्रीमियम मिलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा ही नहीं, छोटा मोटा पैसा मिल जाएगा, और छोटे मोटे पैसे मिलने की गारंटी है 99%। सिंपल सी बात। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां से भी आप अपना स्ट्रेंगल डिप्लॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर क्या, यहाँ पे क्या चाहिए सर, यहाँ पे क्या क्या अच्छी बात हो गई, क्या एलटीपी कैलकुलेटर रेंज बता दी, ये अच्छी बात हो गई? नहीं, अच्छी बात कब होगी सर, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप लेट से, अगर आप ये करना चाहते हो कि अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये L2 की एक्यूरेसी 90% है, मैं 6 महीने तक क्या करूंगा, इसी रेंज में काम करूंगा, कंसिस्टेंटली 6 महीने तक मैं इसी रेंज में काम करूंगा,
स्ट्रिक्ट कैपिटल के 1.5% स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 90% एक्यूरेसी है इस लेवल टू वीकली रेंज लेवल 2 की, तो इसका मतलब यही तो है कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो उसमें से आप 9 ट्रेड में जीतोगे, अगर आप 100 ट्रेड करोगे तो 100 में से 90% टाइम आप जीतने वाले हो, 10% टाइम हार सकते हो, उस पर भी आपने एक 1.5% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो यहाँ पे सर अगर आपको जीतना है तो आपको एक ट्रेड नहीं देखनी है, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ ट्रेड देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा सीरीज ऑफ ट्रेड में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपकी स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया सीरीज ऑफ ट्रेड में। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एलटीपी कैलकुलेटर से भी वीकली रेंज निकाली जा सकती है और उसका इस्तेमाल करके एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया जा सकता है। क्या कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है? हाँ, एक तीसरा तरीका भी है, उसको भी बता देता हूं। तो चल पड़ते हैं तीसरे तरीके को समझने की तरफ। तो यहां सर हम ये बात करेंगे, जो स्ट्रेंगल को हमें डिप्लॉय करना है तो उसके लिए रेंज हमें निकालनी है। तो क्या रेंज निकालने के लिए क्या और कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है? हो सकता है सर, इंडिया विक्स के थ्रू भी एक निफ्टी की रेंज निकाली जाती है, तो वो भी बता देता हूं। वैसे आपने यूट्यूब पे ये देखा होगा, मैंने नोटिस किया है काफी यूट्यूबर्स ने इसको बहुत तरीके से बताया है, सारी कैलकुलेशन करके भी समझाई है। मैं वो सब नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। आजकल एआई का जमाना है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के आप निफ्टी की एक वीकली रेंज निकाल सकते हो। इंडिया विक्स के थ्रू कैसे करना है ये दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट यूज किया था, प्रोवाइड द रिसेंट वीकली रेंज फॉर निफ्टी। मुझे रिसेंट निफ्टी की वीकली रेंज प्रोवाइड करो वेयर द कैलकुलेशन शुड बी ड्राइव्ड यूजिंग द इंडिया विक्स वैल्यूज। जहाँ पे कैलकुलेशन जो ड्राइव होंगी वो इंडिया विक्स की वैल्यूज का यूज करके ड्राइव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो उसने अपना पूरी कैलकुलेशन करी। आप चाहो तो ये पूरी कैलकुलेशन देखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ जाएगी आपके, अगर आप समझना चाहें तो। अगर आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, उस रेंज से मतलब है, तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वीकली एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी निकल के आई है 1.97%। अब इसको अप्लाई करेंगे 1.97% को, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? जो ये नीचे की निकल के आई है, देखिए लोअर बाउंड जो नीचे की रेंज निकल के आई है 24,604। तो ये बोल रहा है कि ये जो 27 तारीख की एक्सपायरी है, तो 27 तारीख की एक्सपायरी तक बाजार 24,604 के नीचे नहीं जा सकता। और एक अपर रेंज उसने निकाल दी है कि भैया 27 जनवरी की एक्सपायरी तक बाजार 25,596 के ऊपर नहीं जा सकता। तो यहां से भी आपको क्या मिल गई है, approximate expected weekly nifty range is 24,600 to 25,600. So 25,000 24,600 is on lower side and 25,600 is on upper side. I hope you understand this कि कैसे यहाँ पे हमने वीकली रेंज निकाल ली। तो अब आपका होमवर्क क्या होने वाला है, आप चार्ट के थ्रू वीकली रेंज निकालना समझ गए हो, एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू वीकली रेंज निकालना समझ गए हो, और इंडिया विक्स के थ्रू भी वीकली रेंज निकालना समझ गए हो। तो आपका अब मैं एक होमवर्क दूंगा। मेरा काम ये बताना नहीं है कि इनमें से कौन सबसे बेटर है, वो तो मैं आपको ही होमवर्क दूंगा, आप ही उस पर रिसर्च करो तभी आपका दिमाग चलेगा। अब आपका काम ये क्या है कि ये बैक टेस्टिंग करके ये सब देखना कि भाई चार्ट वाली जो वीकली रेंज आप निकाल रहे हो उससे ज्यादा आप पैसा कमा पा रहे हैं 1.5% का स्टॉप लॉस निकाल के, कि एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली रेंज 1 से ज्यादा पैसा बन रहा है एसएल लगा के 1.5% पे, या वो जो ये एलटीपी कैलकुलेटर की जो L2 है, लेवल 2 वीकली रेंज है, उसमें ज्यादा पैसा बन रहा है, या फिर ये हम इंडिया विक्स के थ्रू हम वीकली रेंज निकाल रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं अपना एसएल लगा के 1.5% ऑन कैपिटल, क्या उससे पैसा ज्यादा बन रहा है? तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप इस तरह से चीजें करोगे तो 50 चीज और आपके सामने आएंगी और आपका दिमाग खुलेगा। अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है तो आपका काम नहीं बनेगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको जो समझ में आ रहा है, फिर उस पर जाके आप टेस्ट करके आओ। मैंने बोल दिया कि L2 की एक्यूरेसी 90% है एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली रेंज पर, तो मेरी बात पे भरोसा मत करो, जाके बैक टेस्ट करो, फिर अपना पैसा लगाना। जो जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे आप पैसा लगा रहे हो तो आप मूर्ख हो। आपको क्या करना चाहिए, पहले चीजों को वैलिडेट करना चाहिए। वैलिडेट कैसे होंगी?
एनालिसिस के थ्रू होंगी, रिसर्च के थ्रू होंगी, बैक टेस्टिंग के थ्रू होंगी। अब चल पड़ते हैं आगे की बातों को समझने की तरफ। तो चलिए सर समझ लेते हैं उस ट्रायंगल को शॉर्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी लागत लगती है, और जब उस ट्रायंगल को शॉर्ट करके डिप्लॉय किया जाता है तो वहां पे हमारी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी बनती है। और ये सब हम कहाँ देखेंगे, ऑप्स्ट्रा पे देखेंगे, किसकी मदद से, स्ट्रेटजी बिल्डर की मदद से। आइए चल पड़ते हैं सर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे ऑप्स्ट्रा के स्ट्रेटजी बिल्डर पे मैंने दो रैंडम ओटीएम सेल किए हैं, पुट साइड और कॉल साइड के। ये क्यों किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको मैं लागत दिखा सकूं। तो जब आप इस ट्रायंगल को शॉर्ट करते हो तो 2 लाख रुपए की लगभग आपकी लागत लगती है। इसका मतलब ये आप 2.5 लाख के आसपास अपना डीमेट में अमाउंट मेंटेन कर लीजिए, तो आपका ये निफ्टी का एक लॉट का ट्रायंगल आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इतनी चीज में क्लियरिटी आई कि इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दैट मींस डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक शॉर्ट ट्रायंगल की होती है 70%। यहाँ पे आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे आपको 80% दिख रही है। 80% यहाँ पे क्यों दिख रही है आपको, क्योंकि ये 27 की एक्सपायरी सिलेक्ट की गई है, आज तारीख भी 27 ही है सर, तो इसलिए अब एक्सपायरी का दिन आ गया है, तो जितना भी वो ओटीएम को जीरो होना होगा तो काफी तेजी से वहां पे डिके आएगा। इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। और वैसे जब इस ट्रायंगल को शॉर्ट करते हैं तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी होती है, 70%, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन, यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, मार्जिन आपकी 2 लाख के आसपास लग रही है। इस अमाउंट को याद रखना, 2 लाख, ओके। अब अगर हम मान लो कि एक साइड का करें, एक साइड की डिलीट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। हमने एक साइड का डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे केवल एक रह गया। जब एक रह गया तो हमें लागत कितनी दिख रही है, 1.5 लाख के आसपास। जब हमने ये पुट साइड है ना, जब पुट साइड की ओटीएम को हमने सेल मारा तो हमारी लागत कितनी आई, 1,49,000 के आसपास। तो जब हम कॉल साइड के ओटीएम को सेल मारेंगे तो हमारी लागत भी तो फिर इतनी ही आनी चाहिए थी ना सर। तो टोटल अमाउंट कितना बनना चाहिए था, 3 लाख। 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख 3 लाख। इतनी बात समझ आ रही है। लेकिन होता क्या है, दिखाता हूं आपको। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैं कॉल साइड में से किसी ओटीएम को सेल मारता हूं, कॉल साइड में से किसी ओटीएम को मैं सेल मारता हूं, तो लागत लगनी चाहिए 3 लाख, लेकिन लग कितनी रही है, 2 लाख। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट भी आपको, जो ट्रायंगल आप डिप्लॉय करते हो, थोड़ा बहुत वहां पे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा कम पैसा लगता है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब क्या करना है, अब चल पड़ना है एक ट्रायंगल को तरीके से व्यू के साथ डिप्लॉय करने की तरफ। और फिर हम क्या समझेंगे उसको डिप्लॉय करके, कि भैया की मैक्स प्रॉफिट कितना आ रहा है और कैसे कैलकुलेट हो रहा है। मैक्स लॉस जो यहाँ पे अनडिफाइंड है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, रिस्क और रिवार्ड पे भी हम बात कर लेंगे, ब्रेक इवन पे भी बात कर लेंगे। तो चल पड़ते हैं इन सारी बातों को समझने की तरफ। तो आइए सर अब रियल में एक रेंज डिफाइन करके इस ट्रायंगल को शॉर्ट करने की तरफ अपना रुख करते हैं। तो वो रेंज डिफाइन करने के 3-4 तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें से चार्ट भी एक था। अगर आपको चार्ट बहुत तरीके से समझ में आता है तो कोई बात ही नहीं है, आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आता है, बहुत तरीके से उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आपको एक समस्या हो सकती है। आप स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन तो आप मार्क कर लोगे। आप स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से ये रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन तो आप मार्क कर लोगे। यहाँ पे एक समस्या आ सकती है। समस्या क्या आ सकती है, अभी दिख रहा है कि बाजार रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 1 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 1 के बीच में घूम रहा है। रेजिस्टेंस 2 पे जाता है, रिजेक्ट होके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिजेक्ट होके नीचे आता है, फिर रिजेक्ट होके ऊपर जाता है। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो गया कि ये बाजार 2-3 दिन तक और ऐसा 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 कुछ करता रहा, और जब ये पॉइंट आया, इस पॉइंट में एक किसी ट्रेडर भाई साहब ने देखा, जिनको चार्ट बहुत तरीके से समझ में नहीं आता था, उनने ही बस इतना देख लिया कि ये बाजार रेजिस्टेंस 2 को रिस्पेक्ट कर रहा है और सपोर्ट 1 को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों ना रेजिस्टेंस 2 को बेच दिया जाए और सपोर्ट 1 को बेच दिया जाए और इस ट्रायंगल डिप्लॉय कर लिए जाए, पैसे कमा लिए जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी बातें यहाँ पे सही हैं। लेकिन एक चीज इग्नोर हो गई है, ये चीज इग्नोर हो गई है, बाजार करीब 6-7-8 दिन से एक ही जोन में कंसोलिडेट हो रहा था, और ट्रेडर भाई साहब ने अगर स्ट्रैंगल लगाया तो इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि यहां से कोई अप साइड, मतलब अपर साइड, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट आ जाए, मतलब ये बुलिश साइड कोई ब्रेकआउट आ जाए। उस चीज की इतनी ये भी संभावना है कि ब्रेकआउट बुलिश साइड ना होकर बेरिश साइड भी हो जाए।
तो आपकी ट्रेड तो यहाँ पे क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। अब तो बाजार तो एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे आपके ट्रायंगल में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये सब बारीकियां नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं आपके, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल तरीके से अपना रुख कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। यहाँ पे बस 3 रेंज दी हुई हैं। एक L1 वीकली रेंज है, ये वीकली L1 रेंज, L2 रेंज एंड L3 रेंज। तो यहाँ पे आप जो L1 देखोगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये रेंज मिलेगी L1 में। ठीक है, ये वाली रेंज, ये देखिए ये लिखा है ना, RL1 रेजिस्टेंस लेवल 1, SL1 सपोर्ट लेवल 1। और वहीं अगर आप L2 पे जाते हो तो आपको इतनी बड़ी रेंज मिलेगी हफ्ते भर के लिए, ये वाली रेंज। तो यहाँ पे देखिए RL2 और SL2। तो अभी जो अपना व्यू बनाएंगे उस स्ट्रेंगल को शॉर्ट करने के लिए, तो ये RL2 और SL2 दैट मींस एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली रेंज लेवल 2 की मदद से बनाएंगे अपना व्यू। और हम क्या मान के चलेंगे इस पूरे वीक कि ये इतनी बड़ी रेंज को बाजार तोड़ेगा नहीं, इतनी बड़ी रेंज को बाजार तोड़ेगा नहीं। बाजार 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक, यही तो 27 जनवरी की एक्सपायरी है ना, 21 से चालू हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो बाजार इस पूरी रेंज के भीतर ही घूमता रहेगा, इसको तोड़ेगा नहीं। हम ये मान के अपना हम ये डिप्लॉय करेंगे। तो यहां हम देख लेते हैं, ये ऊपर ये अपर साइड क्या रेंज दे रखी है, तो ये अपर साइड यहाँ पे रेंज आ रखी है 25,850, लिख देता हूं, काफी छोटा दिख रहा होगा वहां पर, 25,850 ये है। ये कितना है, 25,614, 24,614, इसको मैं मान लेता हूं 24,600। अब हमें इस ट्रायंगल को शॉर्ट करना है, तो हमें दो अपने स्ट्राइक मिल चुकी है, दो ओटीएम स्ट्राइक मिल चुकी है, एक 24,850 है, एक 24,600 है। ठीक है, अब यहां पे समय कितना हो रखा है, ये 21 तारीख है जनवरी की, 10:01 हो रखा है। ठीक है, तो हमें वही 10:01 पे सिमुलेटर पे जाके इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को बेच देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रैंगल शॉर्ट हो जाएगा। आइए करके देखते हैं इन सारी चीजों को। तो यहां पे हम गए सिमुलेटर पे। ओके, ये हटा देते हैं सारी जो यहां पे पहले से लिख रखी हैं। ओके, अब यहां पे हमने क्या देखा कि भैया कि 24,600 और 25,850, 24,600। अब इसकी ये 24,600 है, 25 रुपीज का यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। टाइम वाइम सही है ना, हाँ 27 की एक्सपायरी है यहाँ पर सेलेक्टेड, 21 से कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है और 27 तारीख तक ट्रेड हमको चलानी है। पे ऑफ डेट हमारी यहाँ तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो चलिए चलते हैं शॉर्ट करने की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 24,600 को देखना है। 24,600, 24,600, 600 किधर गया, ये रहा 24,600। एक इसको सेल मार देना है। अब उधर कितना है, ऊपर की साइड क्या था, क्या देखा था हमने, 25,850, 25,850। ओके, ये काफी दूर है। मुझे नहीं लगता कि बाजार यहां तक, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, उस हिसाब से मैं डिप्लॉय कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से डिप्लॉय कर लेना। तो मुझे नहीं लगता कि ऊपर की साइड बाजार 25,850 को क्रॉस करेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाना चाहूंगा, यहाँ पे ये सेल करता हूं मैं 25,700। ये 25,700 मैंने यहां सेल कर दिया। ठीक, अब देखते हैं क्या निकल के आया, क्या बनता है। ओके, ऊपर की तरफ है, तो ये कुछ निकल के आया यहां पर। अब हमने क्या किया है कि यहां पर हमने 24,600 को हमने सेल कर दिया है पुट साइड में, और कॉल साइड में 25,750 को सेल कर दिया है। तो अगर मार्केट इन दो लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है तो हम जीत जाएंगे, ये तो खैर अलग बात हुई। अब हमें देखना क्या है, हम मैक्स प्रॉफिट पहले नजर डालते हैं। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है, यहाँ मैक्स प्रॉफिट लिखा हुआ है 2,873 रुपीज बता रहा है कि भैया कि ये मैक्स प्रॉफिट हो सकता है एक हफ्ते के अंदर। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, आइए इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने 24,600 सेल किया था तो कितना प्रीमियम क्रेडिट हुआ था हमारे पास, 25 रुपीज। जब हमने 25,700 सेल किया था तो कितना प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, 18.8 रुपीज। ये मैं क्यों बोल रहा हूं प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पूरा आई थिंक आधे घंटे से ज्यादा समय लगाकर बताया था कि जो बाइंग होती है वो डेबिट साइड होती है और जो सेलिंग होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। आई थिंक वो स्ट्रेटजी बिल्डिंग वाले कोर्स का सबसे पहला वीडियो है, चेक करना आप उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो प्रीमियम हमें क्रेडिट हुए, एक 25 और एक 18। आइए इनका देख लेते हैं कि नेट प्रीमियम क्रेडिट कितना निकल के आता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मदद ले लेंगे हम कैलकुलेटर भाई साहब की। तो एक तो हमें क्रेडिट हुआ है 25.4 प्लस एक 18.8, ये टोटल कितना आ गया 44.2 रुपीज का हमें नेट प्रीमियम क्रेडिट हुआ है। और निफ्टी का लॉट साइज कितना चल रहा है, 65 रुपीज का। तो कितना, सॉरी 65 का, तो नेट मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ गया, 2873। क्या यही दिख रहा है हमें? हाँ यही दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ चलना है इस चीज को एड्रेस करने की तरफ। जो मैक्स लॉस यहाँ पे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया मैक्स लॉस है, ये अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। अब इसको समझते हैं भैया ये अनडिफाइंड क्यों लिखा है, चल पड़ते हैं इस बात को समझने की तरफ। आइए सर अब इस शॉर्ट स्ट्रैंगल के मैक्स लॉस को भी एड्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है जो ये मैक्स लॉस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड क्यों है, डिफाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, ये देखते हैं इस चीज को भी। अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब बिल्कुल बिगिनर हो, तो देखिए यहां से अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ये डायरेक्शन में जाओगे, तो ये बुलिश डायरेक्शन है। कैसे बुलिश डायरेक्शन है, ये देखिए जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है। ये देखिए 25,500, 26,000, 26,500, 27,000 बढ़ रहा है ना। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो बियरिश डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए प्राइस घट रहा है, 24,500, 24,000, 23,500। ठीक, अब बात करते हैं कि भैया कि ये अनडिफाइंड क्यों है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश साइड की। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई बाजार को 25,700 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस सोच के साथ हमने अपर साइड की जो हमने ओटीएम में क्या करी थी, बिकवाली करी थी। अब 25,700 कहाँ है, 25,700 का पॉइंट ये रहा, ये है 25,700 का पॉइंट। ओके, ये बिल्कुल जो कोना दिख रहा है आपको। अब यहां पे क्या है, इससे आगे अगर बाजार गया, इससे ऊपर अगर बाजार निकला, तो ये पूरे एरिया में आपका क्या है, अनलिमिटेड लॉस है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं अनलिमिटेड लॉस है, कि आप यही तो बोल रहे थे कि भैया बाजार 25,700 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर बाजार 25,700 से ऊपर निकल गया तो कितना ऊपर जाएगा सर, कितना भी ऊपर चला जाएगा। बढ़ने को तो निफ्टी बढ़ ही रही है ना, कितनी भी बढ़ सकती है ना सर, 25,000, 26,000, 30,000, 35,000, 90,000, 1,00,000। तो भाई कोई उसकी ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी ऊपर जा सकती है वो। एक तो ये चीज रही, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो अपर साइड है, अपर साइड क्या है, अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, अब थोड़ी इस साइड की बात कर लेते हैं, बेरिश साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड की बात कर लेते हैं कि भैया डाउन साइड में कितना लॉस है। क्या डाउन साइड में हम बोल सकते हैं लिमिटेड लॉस है? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन जो वो हम बोल रहे हैं ना लिमिटेड लॉस है, वो ऑन पेपर लिमिटेड लॉस है। कैसे, देखते हैं। अब यहां पे हमने डाउन साइड पे क्या बोल रखा है कि बाजार भैया 24,600 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 24,600 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बाजार 24,600 से नीचे चलने लगा तो वो कितना नीचे जा सकता है सर, मैक्स टू मैक्स वो जीरो तक जा सकता है नीचे है। तो एक लिमिट है ना कि भैया कि जीरो तक ही जा सकता है। लेकिन अगर 24,600 से वो जीरो तक चला गया तो सोचिए कितना बड़ा लॉस आप एक्यूमुलेट करके बैठ जाओगे। तो अगर वो 24,600 से जीरो चला गया तो भैया भूचाली आ जाना है। तो ऐसा कभी होने नहीं वाला। ठीक, लेकिन समझने के लिए जो डाउन साइड, बियरिश साइड, हमारा लॉस एक लिमिटेड होता है, क्योंकि जीरो से नीचे निफ्टी जाएगा नहीं। ठीक, और जो अपर साइड की हम बात कर रहे हैं वहां पे लॉस अनलिमिटेड है, क्योंकि निफ्टी अभी 25,000 समथिंग पे चल रहा है। ऊपर जाने को तो कुछ लिमिट ही नहीं है, कहीं भी जा सकता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ पे क्यों अनलिमिटेड लॉस की बात की जा रही है, क्यों लॉस डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
अगर डाउन साइड गई तो निफ्टी जीरो तक चली जाएगी, ऊपर की तरफ गई तो निफ्टी फिर कहीं तक भी जा सकती है। ठीक, इस सोच के साथ, क्या ये सोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है? क्या निफ्टी कहीं इन्फिनिटी तक ऊपर बढ़ जाएगी? क्या निफ्टी कभी जीरो तक आ जाएगी? तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन लेकिन ये बात बोलने में उतनी ही सही लगती है, क्योंकि अगर अपर साइड पे देखें तो कहीं भी जा सकती है, लोअर साइड में देखें तो जीरो तक जा सकती है। तो यहाँ पे इसलिए लॉस थोड़ा अनडिफाइंड है। इसको, इस अनडिफाइंड को क्या करना है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उनको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ लॉस पे तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेक इवन्स पे। ये ब्रेक इवन कैसे निकलते हैं और ये ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? तो ब्रेक इवन का मतलब वो पॉइंट होता है कि जो आपने नीचे की बोल रखी है ना कि 24,600 से नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, तो नीचे की साइड आपका ब्रेक इवन क्या है? और ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, जीरो पे बैठे हो आप। ठीक, तो 24,600 से नीचे बाजार नहीं गिरना चाहिए। अगर बाजार 24,556 तक पहुंच जाता है एक्सपायरी के दिन, 24 एक्सपायरी के दिन बात कर रहा हूं सर, 24,556 पे अगर बाजार क्लोज होता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। अगर ऊपर की साइड बाजार 25,745 पे क्लोज होता है तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। और आपने क्या बात करी थी कि 25,700 से ऊपर बाजार नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर भी 45 पॉइंट ऊपर, उसके 45 पॉइंट ऊपर भी बाजार निकल गया तब भी आप जीरो पे बैठे रहेंगे, आपको कोई लॉस नहीं होगा। यही ब्रेक इवेंस का मतलब होता है। अब ये देख लेते हैं कि भैया कि ये ब्रेक इवेंस कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें कैलकुलेटर भाई साहब को निकालना पड़ेगा। अब यहां पे तो हमने ये देख लिया था ना कि हमें पूरा ये प्रीमियम जो मिला था, कितना नेट क्रेडिट कितना हुआ था, तो यहाँ पे 25.4 लिखा है। 25.4 प्लस 18.8, तो 44.2 रुपीज हमें नेट प्रीमियम मिला है। ठीक, अब हमें ब्रेक इवन निकालना है। तो सबसे पहले, एक सेकेंड, मैंने कैलकुलेटर क्यों बंद किया? ओके, तो मेरे को ब्रेक इवन निकालने हैं, तो सबसे पहले डाउन साइड पे निकालते हैं। तो 24,600 कितना है? 24,600। तो 24,600 में जो आपको नेट प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, आपको उस प्रीमियम, उस नेट प्रीमियम को 24,600 से माइनस कर देना है। तो कितना हुआ था? 44.2, ऐसे ही कुछ हुआ था ना। तो 24,555 ये डाउन साइड का ब्रेक इवन आ गया। क्या ये इतनी दिख रहा है? 24,556 वही दिख रहा है यहाँ पे। 24,556 से अपना कितना आया था? 24,555, राउंड फिगर में लगा के 24,556 लिख दिया गया है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब हम अपर साइड का हम देखते हैं कि अपर साइड का ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। वो भी सिंपल है सर। अब अपर साइड में क्या है? अपर साइड में 24,700 है ना, 24,700। इसमें क्या करना है? हमें नेट क्रेडिट को ऐड कर देना है। 44.2 ही आया था ना, ये आ गया 24,744.2। ये क्या है? 24,745 राउंड फिगर में। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी कि ये ब्रेक इवन कैसे निकल, जो ये ब्रेक इवन यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कैसे निकाले जाते हैं, इनका मतलब क्या होता है। निकालना मैंने बता दिया, मतलब क्या होता है। अगर एक्सपायरी के दिन बाजार ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में उठेंगे। और आप मैक्स लॉस के बारे में जान ही गए हैं, मैक्स प्रॉफिट आप सीख ही गए हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है। अब चल पड़ते हैं आगे की बातों को करने की तरफ। तो सर जो स्ट्रैंगल अभी अभी हम लोगों ने शॉर्ट किया था उसके पे ऑफ को भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा सर इसका पे ऑफ, कुछ इस तरीके से दिखता है इसका पे ऑफ। तो आइए इस पे थोड़ी सी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कॉर्नर देख रहे हैं, एक ये वाला कॉर्नर हो गया सर, और एक ये वाला कॉर्नर हो गया। तो इन दोनों कॉर्नर पे कौन सी वैल्यूज हैं देखते हैं। अब जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था, अगर हम इस साइड को मूव करेंगे, ये बुलिश 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 साइड हो गई ये वाली, ठीक है। और हमने जो ऊपर की तरफ जो अपनी रेंज बना रखी है, जो बुलिश साइड में अपनी रेंज बना रखी है, वो ये बना रखी है, हम ये कह रहे हैं कि बाजार 25,700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये वाला कॉर्नर है, तो ये वाला कॉर्नर क्या हो गया? 25,700, ओके। और ये आपको नीचे भी दिख जाएगा, ये देखिए ये वाला कॉर्नर, ये 25,700 डाउन साइड आपको दिख रहा होगा, ओके। उसी तरीके से यहां पे देख लेते हैं, तो ये वाली साइड क्या हो गई? 24,600,
2460, ठीक है। और यहां पर अभी बाजार खड़ा हुआ है, ये वैल्यू कितनी है अभी, कितनी वैल्यू पे बाजार दिख रहा है यहाँ पे हमें 25,151, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका ये पी ऑफ कैसे वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 24,600 और 25,700 के बीच में ये जितनी भी आपको रेंज दिख रही है, ये जितनी भी आपको ये रेंज दिख रही है, इस एक्सपायरी के वक्त इस रेंज में अगर बाजार कहीं भी हुआ तो आप प्रॉफिट ही करेंगे। दैट मीन्स अगर एक्सपायरी के दिन बाजार इस जगह पे क्लोज हो जाता है या इस जगह पे क्लोज होता है या इस जगह पे एक्सपायरी होती है, इस जगह पे एक्सपायरी होती है, जहां खड़ा है वहीं हो जाती है, या बुलिश साइड में हम देखें अगर इस जगह पे एक्सपायरी हुई, यहाँ 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 जितना भी ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा प्रॉफिट है। अगर एक्सपायरी के दिन बाजार इस ग्रीन एरिया में किसी भी पॉइंट पर एक्सपायर करता है तो ये जो अमाउंट दिख रहा है ये पूरा आप कमा ले जाएंगे। इतनी बात यहां तक क्लियर हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया की बाजार अगर यहां क्लोज हो गया, ठीक है, बाजार अगर इसी कोने पे क्लोज हो गया, ये कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर इसी कॉर्नर पे क्लोज हुआ, दैट मींस अगर यहां बात करें तो बाजार अगर मान के चलिए कि 24,600 पे भी क्लोज हो रहा है तो क्या होगा, तो भी आपका पूरा प्रॉफिट है। दैट मींस अगर एक्सपायरी के दिन बाजार आपको 24,600 पे मिल रहा है तो भी आपका पूरा प्रॉफिट है। दिखा देता हूं, यहां भी दिख जाएगा सर, ये वो कॉर्नर है, ये देखिए, ये ऊपर ये पीएनएल दिख रहा होगा आपको, 2873 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा पूरा आप जीत जाओगे अगर बाजार 24,600 पे भी क्लोज हो जाए। अगर यही बाजार आके इस कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर क्या है, ये वाला कॉर्नर है 25,700, अगर एक्सपायरी के दिन बाजार यहीं पे आके एक्सपायर हो जाए 25,700 पे, दैट मींस लिख भी देता हूं थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ेगी, अगर एक्सपायरी के टाइम बाजार इस जगह पे आके एक्सपायर हो जाए तब भी ये पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा, ये पूरा अमाउंट आप कमा ले जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि भैया कि अगर बाजार 24,600 और 25,700 के बीच में इतनी रेंज में कहीं भी क्लोज हो जाए तो आप पैसा कमा लोगे। इसके पीछे का लॉजिक है आपको पता ही होगा, यहाँ पे थीटा डिग्री से आपको ये जो पूरा प्रीमियम है जो आपने कलेक्ट किया था, ये पूरा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। कैसे मिल जाएगा वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। लेट से कि बाजार यहां कहीं क्लोज हुआ, यहां कहीं, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। बाजार ये है 24,830, क्या है ये 24,830 के आसपास एक्सपायर हुआ, ठीक है, इस जगह पे एक्सपायर हुआ बाजार, ठीक है। तो अगर भाव 24,830 चल रहा होगा तो भैया तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा ये। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में इस वीडियो पे कूद के आ गए हो, आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझे हैं। तो जो कोर्स 1 में मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं तो वहां पे एक प्रीमियम एक्सपोस्ट करके वीडियो है जिसमें मैंने आईटीएम ओटीएम और ये एटीएम से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं हैं, प्रीमियम से रिलेटेड जितनी भी अवधारणाएं, वो सारी वहां पे समझाई है। तो अगर आपने नहीं देखा है और ये बात आपको समझ नहीं आ रही है, दैट मीन्स आप यहाँ पे काफी जल्दी आ चुके हो, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था कि बाजार जब एक्सपायरी के दिन 24,830 पे चल रहा होगा तो ये तो एटीएम हो जाएगा, और हमने क्या सेल कर रखा है, ये कितना है, ये 24,600। तो अगर अगर एक्सपायरी के दिन जब एक्सपायरी पे बाजार यहां पे एक्सपायर होगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये वाली स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी, ये ओटीएम हो जाएगी। और एक्सपायरी के दिन ओटीएम का क्या होता है हाल, आपको पता ही है, एक्सपायरी के दिन सारा थीटा डिके की बदौलत वो प्रीमियम जीरो हो जाता है, ठीक है, पूरा गल के जीरो हो जाता है। तो अगर बाजार 24,830 पे एक्सपायर हुआ तब भी 24,600 क्या ओटीएम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा पैसा हमें मिल जाएगा। और यही बात यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि भैया की अगर बाजार यहाँ कहीं एक्सपायर होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मान लेते हैं अगर बाजार यहाँ कहीं एक्सपायर होता है तो क्या होगा, देख लेते हैं ये कौन सी कितनी आ रही है, ये निकल के ये है 25,499, 25,000 ही मान लेते हैं,
सॉरी 25,000 क्यों, 25,500। अगर बाजार यहां पे क्लोज होता है तो भैया बाजार अगर एक्सपायरी के टाइम बाजार यहीं कहीं पे क्लोज होता है तो ये क्या बन रहा होगा उस टाइम, ये एटीएम हो गया होगा, क्योंकि जहां बाजार चलता है वही स्ट्राइक प्राइस आपकी एटीएम हो जाती है। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। और यहाँ पे हमने क्या बेच रखा था, यहाँ पे हमने बेच रखा था 25,700। तो भैया कि जब बाजार यहाँ पे जो ये खत्म हुआ है, एक्सपायरी 25,500 पे हुई है, तो वो एटीएम हो गया। और ये क्या हो चुका होगा, ये हो चुका होगा आपका ओटीएम। ये ओटीएम हो जाएगा जब एक्सपायरी के दिन, जब एक्सपायरी होगी तो ओटीएम के प्रीमियम्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यहां भी आप पूरा पूरा जीत जाओगे। आई होप फिर आपको ये बात तो पूरी तरीके से समझ आ गई होगी कि बाजार अगर इसके बीच में रह जाता है तो हमें ये पूरा पैसा क्यों मिल जाता है। आई होप यहां तक आप बात समझ चुके होंगे। अब चल पड़ते हैं अगली बात को करने की तरफ। तो सर अब हम यहां तक तो समझ ही चुके हैं कि भाई कि बाजार अगर हमारी रेंज में रहा तो हम पूरा पूरा प्रॉफिट ले जाएंगे। क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर हमारी रेंज में रहा बाजार, ये हमने रेंज तय की थी, अगर इस पूरी रेंज में रह जाता है बाजार एक्सपायरी के टाइम कहीं पर भी, तो हम पूरा ये मैक्स प्रॉफिट उठा ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है हमारे। और हमने ये भी समझ रखा है कि भाई कि जब बाजार ब्रेक इवन पे आएगा हमारे, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बैठे होंगे, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, हम जीरो पे बैठे होंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पे देखते हैं कि ये वाली साइड क्या है, 24,600। एक सेकेंड सर, ये वाली साइड क्या है, 24,600। ओके, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला अपना ब्रेक इवन पॉइंट है यहां पर, ये 24,566, 24,566। ओके, अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बाजार अगर आपकी इस रेंज में क्लोज होगा तो आप अपना ये मैक्सिमम प्रॉफिट तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और अगर बाजार आपकी इस रेंज में क्लोज नहीं हो रहा है, इस रेंज में बाजार आपका क्लोज नहीं हो रहा है, लेट से डाउन साइड में बाजार कहां क्लोज हुआ, ये वो वाली स्ट्राइक प्राइस है जो आपने सेल की थी, और ये आपका ब्रेक इवन है। तो इन दोनों के बीच में लेट से इस जगह पर बाजार क्लोज हुआ। किस जगह पर बाजार क्लोज हुआ, इस पॉइंट पर बाजार क्लोज हुआ। ये इस पॉइंट पर बाजार क्लोज होता है। ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा 24,600 था, और ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। तो बाजार इन दोनों के बीच में कहीं क्लोज हो गया, फिर क्या होगा देखते हैं। और इस पॉइंट पे मान के चल रहा हूं बाजार क्लोज हो रहा है, चलिए देखते हैं इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ रही है, 24,572। ओके, मैं मान के चल रहा हूं कि भैया की बाजार इस पॉइंट पे क्लोज हुआ, और इस पॉइंट की आ रही है 24,572। ठीक, अब आइए एक चीज और देख लेते हैं। कैलकुलेटर भाई साहब किधर हैं, आ गए। तो जो हमने ये डिप्लॉय किया था इस ट्रायंगल, तो बाजार का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा था, देखिए ये मेंशन है, ये रहा स्पॉट प्राइस, ये रहा 25,151, 25,151। देखिए 25,151 इसके आसपास चल रहा था। अब बाजार गिर के कहां पहुंच गया है, 24,572। कितना गिर गया बाजार सर, 600 पॉइंट के आसपास बाजार गिर गया। हमने एक रेंज बनाई थी और बाजार में हमारी इतनी बड़ी रेंज भी तोड़ दी, और 600 पॉइंट के आसपास गिर गया बाजार। अब क्या हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन बाजार गिर गिर के 600 पॉइंट के आसपास गिर के 25,000 यहाँ पे पहुंच गया है, 25,572 पे, तो हमें क्या प्रॉफिट हो रहा होगा, आइए चलिए चेक करते हैं इस पॉइंट पे। सर इस पॉइंट पे भी हमें 1248 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना इस ट्रायंगल की पावर। एक तो इसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही 70% है, पहली बात तो ये हो गई।
अब जो हमने रेंज बनाई थी बाजार की, तो उसने बाजार ने उस रेंज को भी तोड़ दिया सर, 600 पॉइंट के आसपास गिर गया और हम अभी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक, यहां तक आपको बात समझ आ रही है? चलिए, और ये फिर अगर बाजार और गिर गिर के अपने ब्रेक इवन पे आता है, अगर बाजार और गिर गिर के अपने ब्रेक इवन पे आता है, तो हम कहां बैठे होंगे सर? जीरो पे। क्या हमें नुकसान हो रहा होगा? हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। चलिए, अब इस साइड की बात भी देख लेते हैं। इस साइड ये क्या है? ये कौन सी है? 25,700, 25700, और ये रहा इसका ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कितना है? 25745, 25745। अब हम ये मान के चलते हैं कि बाजार इन दोनों के बीच में कहीं यहां पे क्लोज हो गया या इस पॉइंट पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये पॉइंट क्या है, कितनी यहाँ पे है। ये रहा पॉइंट 25722। दैट मीन्स यहां पे बाजार क्लोज हुआ है एक्सपायरी के दिन कितना? 25722। ओके, आइए फिर कैलकुलेटर भाई साहब को निकालते हैं। यहाँ पे क्या है? 25722, और जब हमने डाला था इस ट्रायंगल तो स्पॉट क्या चल रहा था? 25151। अब देखिए, मार्केट फिर वही 600 पॉइंट के आसपास गिर गया है, 571 पॉइंट के आसपास गिर गया है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें कोई लॉस चल रहा है कि हमारे रेंज के बाहर मार्केट तो निकल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1443 का प्रॉफिट ही चल रहा है सर, प्रॉफिट ही चल रहा है। बाजार ने, आप इस ट्रायंगल की ब्यूटी को समझिए सर, बाजार अपनी जगह से सर करीब 650 पॉइंट ऊपर चला गया है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब भी आप 1400 रुपए के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर उससे और नीचे जाता है बाजार, आपके ब्रेक इवन पे आता है 25,745, जो ब्रेक इवन है, वहां पे आप कितने पे बैठे रहेंगे? जीरो पे बैठे रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर लॉस तो अनलिमिटेड है, तो लॉस अनलिमिटेड है तो आप क्या उसको होने दोगे क्या? अब भाई बुलिश साइड में मान सकता हूं कि अनलिमिटेड लॉस है, इंफिनिटी तक लॉस हो सकता है, तो ऐसा तो है नहीं। डॉक्टर ने ये थोड़ा ना कहा है कि जो वहां पे वो ऑप्स्ट्रा के जो स्ट्रेटजी बिल्डर है सिमुलेटर पे, जो आपको मैक्स प्रॉफिट लिखा रहता है वही आपको लेना है, और अगर मैक्स लॉस अनडिफाइंड या अनलिमिटेड है तो आपको वही पूरा लेना पड़ेगा। ऐसा तो डॉक्टर ने बोला नहीं है, ना कोई किसी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि लॉस भी जितना लिखा है उतना आपको पूरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हो, एक अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो? हेज्ड हो सकते हो। और परेशान मत होइए, हेजिंग कैसे की जाती है इस ट्रायंगल में, ये सारी चीजें हम बताएंगे। पूरी पूरी इस पे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल वापस से इस ट्रायंगल पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि आपको कितनी बड़ी रेंज मिल गई। बाजार आपकी रेंज से करीब 650 पॉइंट ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया, तब भी आप प्रॉफिट में बैठे हो। और बाजार आपकी रेंज से करीब 600 सवा 600 पॉइंट और ऊपर नीचे हो गया तो आप जीरो पे बैठे हुए हो। आप नहीं देख पाए और 700 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो आपको ऐसे ही 300 400 नुकसान चल रहा है। तो सर अगर आप इस ट्रायंगल को ढंग से तरीके से समझ के, ठीक है, तरीके से समझ के, जब आपको पूरी ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आप इस ट्रायंगल को डिप्लॉय कर रहे हो, तो सर यहाँ पे जीतने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ही 70% की होती है, और जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ती चली जाती है। तो सर यहाँ पे कैसे पैसे बनेंगे? वीकली तो बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और है जो हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आ रही है, अगर ये आपको स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, तो इस पे आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आपको ये नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी समझ आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप चालू कर दो और कल से आपका प्रॉफिट होने लगे, नहीं। वो आप पूरा एक जो रोड मैप मैंने डिस्कस किया था एक साइकोलॉजी वाले वीडियो में, अब वो देखना, उस रोड मैप पे आप विचार करना, फिर उस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आना। ठीक, ये नहीं कि आज आपने फर्स्ट टाइम देख लिया और कल जाके डिप्लॉय करने लगे, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। और दूसरी चीज कि सर ये इस ट्रायंगल है, तो अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने 1 साल ट्रेड करोगे और फिर पूरे उस प्रॉफिट को एनालाइज करोगे, तो ज्यादा तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी कि भाई कितना अच्छा आप इस ट्रायंगल डिप्लॉय कर पाए। तो मैं क्या बात कह रहा हूं कि यहाँ पे एक सिंगल शॉर्ट इस ट्रायंगल की ट्रेड को आपको एनालाइज नहीं करना है,
आपको 5-6 महीने साल भर कंसिस्टेंटली करते जाना है, फिर आपको देखना है कि भैया कि कितनी ट्रेड्स में आप विन हुए। अगर इसकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 70% है डिफॉल्ट, तो क्या 10 में से आप 7 बार जीत भी पाए कि नहीं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं सर आगे की बातों को करने की तरफ। अब हमें क्या करना है, आइए इनके थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं और फिर से चल पड़ते हैं एक बार कहां पर, स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स बेनिफिट्स लिख रखे हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, जो ये स्ट्रेंगल होता है, क्या होता है, साइडवेज मार्केट का किंग होता है। क्या होता है, साइडवेज मार्केट का किंग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोग कंफ्यूज होते हैं, बाजार में डायरेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि भैया बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो ये स्ट्रेटजी क्या करती है, ये स्ट्रेटजी पैसा बना के देती है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं कि भैया कि जब ये साइडवेज मार्केट की, जब ये शॉर्ट स्ट्रेंगल साइडवेज मार्केट का अगर किंग है, तो मार्केट साइडवेज 70% ऑफ टाइम मार्केट तो साइडवेज ही रहती है। तो इसकी जो शॉर्ट स्ट्रेंगल की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी अपने आप में यही हो जाती है, 70% से ज्यादा प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाती है। मतलब गेम शुरू होने से पहले ही एज आपके साइड हो जाता है, मतलब कि भैया ट्रेड शुरू होने से पहले ही गेम थोड़ा आपकी साइड ही रहता है। अब तीसरा बेनिफिट क्या है, टाइम डिके आपके लिए काम करता है। यहां पे क्या होता है कि टाइम डिके हमेशा आपके लिए काम करेगा। मार्केट चले या ना चले, टाइम ही पैसा बना के देता है। यहाँ पे वो बात बिल्कुल ही सही तरीके से सार्थक हो जाती है, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। अब लास्ट बेनिफिट क्या है, ये वीकली एक्सपायरीज में पावरफुल रिजल्ट देता है। क्योंकि वीकली एक्सपायरीज में मतलब क्या होता है, अपने समय कम होता है, टाइम शॉर्ट होता है। तो टाइम शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि डिके भी जल्दी होगा, प्रॉफिट भी जल्दी होगा। तो ये वीकली एक्सपायरी में थोड़ा पावरफुल हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं, जैसे इन स्ट्रेंगल भाई साहब को, जो शॉर्ट स्ट्रेंगल करते हैं, तो इन्हें क्या पसंद है, इन्हें किस चीज से प्यार है और किस चीज से इनको नफरत है, इस चीज के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहले हम प्यार की बात कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इनको क्या पसंद है, टाइम पासिंग। जब समय बीतता रहता है तो ये चीज भैया शॉर्ट स्ट्रेंगल को काफी पसंद है। आइए देखें क्या लिखा है। एवरी डे दैट पासिस रेड्यूस ऑप्शन प्रीमियम। हर दिन जो गुजरता है तो ऑप्शन प्रीमियम को वो रिड्यूस करता चला जाता है, कम करता चला जाता है। क्यों कम करता चला जाता है, थीटा डिके की वजह से। वो ये भी सारा वो कॉन्सेप्ट वाले कोर्स में आपको समझा रखा है। अगर आप फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी में यहां कूद आए हैं तो पहले कॉन्सेप्ट समझ के आइए। इफ प्राइस डजेंट मूव मच, अगर प्राइस ज्यादा, स्पॉट का प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है, तब भी फिर भी ऑप्शन लूज वैल्यू, ऑप्शन अपनी वैल्यू लूज करते हैं। एंड दैट सेलर की दैट डिके एज ए प्रॉफिट, जो सेलर होता है तो वो क्या करता है, उस डिके को एज ए प्रॉफिट अपने पास रख लेता है। अब दूसरा क्या है, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पसंद है, मार्केट नॉट मूविंग मच, मार्केट ज्यादा मूव ना करे। वही बात हो गई सर, ए रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट कीप बोथ कॉल एंड पुट ओटीएम, सो बोथ ऑप्शन डिके स्मूथली। तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम साइडवेज ही रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो कॉल साइड की प्रीमियम और पुट साइड की प्रीमियम बड़ी स्मूथली डिके हो जाएंगे। ये बात कही गई है। तो यहां से हमें क्या बात पता लगी, यहां से हमें ये बात पता लगी, अगर हम कुछ देख पा रहे हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार साइडवेज रहने वाला है, तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंगल डिप्लॉय करने का वो सही मौका हो सकता है। अब आखिरी आखिरी पॉइंट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईवी फॉलिंग। आईवी फॉलिंग, गिरती हुई आईवी। देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ड्रॉप्स, ओके, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो फिर मैं बोलूंगा, वहां पे जो कोर्स 1 है वहां पे मैंने वॉलेटिलिटी को समझाया है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझाया है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को भी समझाया है, ठीक है। और उसके बाद एक वीडियो और मिलेगा वहां पे, जिसमें मैंने इंडिया विक्स और आईवी में अंतर भी बताया है। आप चाहिए, अगर आपको क्लियरिटी और चाहिए तो वहां से आप क्लियरिटी ले सकते हो, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, व्हेन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ड्रॉप्स ऑप्शन प्रीमियम श्रिंक। ये बात हम कर चुके हैं कि जब आईवी ड्रॉप होती है तो क्या होता है कि ऑप्शन प्रीमियम चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। इवन इफ प्राइस डजेंट मूव, अगर मतलब प्राइस मूव भी नहीं कर रहा है, प्राइस वहीं का वहीं है, अगर आईवी ड्रॉप हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बेनिफिट फॉर द सेलर। यहाँ पे क्या होता है, सेलर को दुगना बेनिफिट हो जाता है। तो मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं, आइए दिखा देता हूं, किधर गया, ये रहा, हाँ ये रहा, ये यहाँ पे फॉलिंग आईवी की बात कर रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे फॉलिंग आईवी की बात कर रहा हूं।
आप ये वाला देखिए, यहाँ पे आईवी यहां तक आ गई, 30 के आसपास पहुंच गई थी। जब वो इतनी बढ़ के ऊपर चली आई है तो फिर नीचे भी तो गिरेगी ना। तो ये फॉलिंग आईवी वाला केस, ये फॉलिंग आईवी वाला केस, यहाँ पे आईवी 30 प्लस चली गई थी, तो ये फॉलिंग आईवी वाला केस, ये फॉलिंग आईवी वाला केस, इसकी बात कर रहा हूं। आई होप ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब चल पड़ते हैं अगली बातों को करने की तरफ। अब देख लेते हैं कि, और हाँ, अगर आपको फिर वही बात, अगर आपको लग रहा है कि इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी 30, 32, 35 के आसपास चल रही है और वहां से उसको गिरना ही गिरना होगा, तो वहां पे अगर आप स्ट्रेंगल डिप्लॉय करते हो तो आपको डबल बेनिफिट हो सकता है। अब चलते हैं अगली बात करने की तरफ। ये स्ट्रेंगल भाई साहब को किन 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 चीजों से नफरत है। पहला क्या, फास्ट डायरेक्शनल मूव। भाई हम जब नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो भाई डायरेक्शनल मूव तो दिक्कत कहीं ना कहीं देंगे ही। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। A strong move up or down can push price towards one strike quickly, causing heavy losses on one side. तो भैया कि अगर एक साइड कोई अगर स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, एक साइड अगर स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, तो भाई जो वहां पे जो एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, वो एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, हो सकता है वो आईटीएम बन जाए, फिर और डीप आईटीएम चलती चली जाए, और फिर जो ओटीएम आपने बेचा होगा वो धीमे 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 क्या करेगा, वो एटीएम की तरफ आना चालू हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भैया कि जहां पे डायरेक्शनल मूव आते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडी है, ट्रेंडी बोले तो इन एनी डायरेक्शन में भी बुलिश और मे बी बियरिश, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम इस ट्रेंड को डालना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ट्रेंडी मार्केट में। सडन न्यूज शॉक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। कहां पर, इवेंट्स, जहां इवेंट शब्द आए तो वहां पे हमें थोड़ा अटेंटिव हो जाना चाहिए। इवेंट्स लाइक बजट, ओके, इलेक्शन रिजल्ट, RBI policies, global news can create sudden big candles and gap ups or gap downs which damage the strangle। अगर इस तरह कुछ इवेंट आते हैं कि बजट आ जाता है, या फिर चुनाव के नतीजे निकलते हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, कोई पॉलिसी आती है आरबीआई की, या फिर कोई ग्लोबल इवेंट होता है, वॉर होता है, क्राइसिस होती है, जो भी होता है, तो उससे क्या हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है, तो उससे वो ऐसी खबरें क्या कर सकती हैं, एक सडन सडन मतलब एकदम से एक बड़ी कैंडल बना सकती है, गैप अप हो सकते हैं, तो विच डैमेज द स्ट्रेंगल। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंगल डैमेज हो जाएगा। तो हमें तो मूव चाहिए ही नहीं थे ना, हमें तो बाजार साइडवेज चाहिए था, रेंज बाउंड चाहिए था, कंसोलिडेटेड चाहिए था। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भाई क्यों बनने लगी, तो यहाँ पे तो नुकसान आ ही जाएगा हमारे स्ट्रेंगल में ना। अब चलते हैं अगली बात को सब समझने की तरफ। एक्सप्लोसिव वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, जब वॉलेटिलिटी, जब आईवी बढ़ रही हो तो वहां पे हमें स्ट्रेंगल नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आईवी बढ़ती है, जब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है, प्राइस भले मूव करे चाहे ना करे, अगर आपकी आईवी बढ़ रही है तो आपको ऑप्शन प्रीमियम महंगा होने लगेगा। तो हम तो बेच के बैठे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, वो सस्ता होते होते गल गल के जीरो हो जाए, ये तो महंगा होने लगा, तो यहाँ पे क्या हम खा जाएंगे, हम नुकसान खा जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये फर्स्ट डायरेक्शनल मूव वाली, जब बाजार आपको ट्रेंडी दिख रहा हो, अब जब कोई इवेंट आने वाला हो और जो आपको दिख रहा हो कि आईवी बढ़ रही है, तो वहां पे आपको स्ट्रेंगल डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप यहां से आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब शॉर्ट स्ट्रेंगल के कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन ग्रीक्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ग्रीक आता है यहाँ पे थीटा। थीटा के बारे में क्या लिखा गया है, द स्ट्रेंगल सेलर सैलरी, जो स्ट्रेंगल को सेल करता है उसकी सैलरी माना जाता है। क्यों, आफ्टर सेलिंग स्ट्रेंगल योर बिगेस्ट फ्रेंड इज टाइम, जब आप स्ट्रेंगल को सेल कर देते हो तो आपका सबसे पक्का दोस्त कौन बन जाता है, समय। एवरी डे द मार्केट डज नथिंग स्पेशल, हर रोज जब मार्केट कोई नई उठापटक नहीं करता है तो प्रीमियम स्लोली मेल्ट्स, जो प्रीमियम होते हैं आपके क्या होते हैं, धीमे धीमे गलने लगते हैं। एंड द सेलर क्वाइटली मेक्स मनी, और जो वो सेलर होता है वो चुपचाप धीमे धीमे से क्या करता है, पैसे बनाता रहता है। तो यहाँ पे क्या नहीं चाहिए होता है, कोई क्रैश नहीं चाहिए, कोई ब्रेकआउट नहीं चाहिए, कोई बाजार का फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। अगर ये सब हुआ तो टाइम डिके इक्वल टू डेली इनकम। और यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, एक चीज और लिखी है, द स्ट्रेंगल सेलर सीक्रेटली होप्स फॉर ए बोरिंग मार्केट, जो स्ट्रेंगल को सेल करता है वो क्या करता है, वो आशा करता है कि मार्केट बोरिंग रहे, रेंज बाउंड रहे, साइडवेज रहे, कंसोलिडेटेड रहे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो थीटा भाई साहब कौन होगा, यहाँ पे आपके दोस्त हो गए। वेगा, वेगा क्या है, द वॉलेटिलिटी थर्मामीटर। इस पे एक कोर्स में जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले कोर्स में, तो वहां पे एक इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, अगर आपको वेगा नहीं समझ में आता तो वहां से समझ लीजिएगा।
तो उसको क्या माना जाता है, वॉलेटिलिटी के थर्मामीटर को। वॉलेटिलिटी पे भी पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो है जो वॉलेटिलिटी को ही डेडिकेटेड है, तो वहां पे आप वॉलेटिलिटी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वेगा को क्या बोला जाता है, द वॉलेटिलिटी थर्मामीटर। अब ये दोस्त होगा या दुश्मन होगा सर, यहाँ पे ये कंडीशनल बात है। क्या कंडीशनल बात है, डिपेंड होंगी सारी बातें आईवी के ऊपर। तो अगर आईवी बढ़ रही होगी, आईवी बढ़ रही होगी तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आईवी बढ़ रही है, अगर वो बढ़ती हुई आईवी का केस है, तो यहाँ वेगा भाई साहब आपके दुश्मन बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन प्रीमियम आपके क्या होने लगेंगे, महंगे होने लगेंगे। आपको क्या चाहिए, वो सस्ते हो, गले और गल गल के चीप हो जाए, वो गल गल के जीरो हो जाए, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर आईवी गिर रही हो रिड्यूस हो रही हो, क्रश हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम चीप होने लगेंगे। तो वहां पे आपका वेगा भाई साहब कौन बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो ये कंडीशनल बात है, तो डिपेंड करता है कि वेगा भाई साहब आपके दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे, किस पे, आईवी पे। आईवी पे भी, आईवी के बढ़ने और घटने पे। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। डेल्टा, डेल्टा कोई बहुत खास रोल नहीं है। एट स्टार्ट स्ट्रेंगल इज ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल। जब स्टार्टिंग से आप बनाते हो, डिप्लॉय करते हो, तो स्ट्रेंगल आपका होता है, अगर आपने सेम सेम प्रीमियम लिए होते हैं तो मोर चांसेस रहते हैं कि वो दोनों साइड का डेल्टा बराबर हो, तो इस चीज को डेल्टा न्यूट्रल बोल दिया। बट वेन द मार्केट स्टार्ट ट्रेंडिंग स्ट्रांगली वन साइड, जब हम अपनी वो रेंज बाउंड ट्रेड बनाए बैठे हैं और उसमें अगर मार्केट एक साइड की तरफ ट्रेंडी होने लगे, इधर बेयरिश और बुलिश, तो क्या होगा, डेल्टा बुल्ड्स ऑन दैट साइड, तो उस साइड का डेल्टा बढ़ने लगेगा। द पोजीशन बिकम डायरेक्शन, पोजीशन डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसा हम चाहेंगे नहीं। तो इतनी कोई खास बात नहीं है। मेन चीज क्या आ जाती है, गामा की। सर यहाँ पे गामा, तो मेन कल्प्रिट कौन है, गामा, द स्पीड रिस्क, ठीक है। दिस इज द साइलेंट डेंजर। ये साइलेंट डेंजर होता है। इफ द मार्केट मूव स्लोली, अगर मार्केट धीमे धीमे मूव करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एडजस्टमेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि एडजस्टमेंट हो जाए, संभावनाएं ऐसी होती है कि एडजस्टमेंट हो जाए अगर मार्केट स्लोली स्लोली मूव कर रहा है तो। बट इफ देयर इज सडन ब्रेकआउट, एकदम से ब्रेकआउट आ गया, ह्यूज कैंडल, एक बड़ी कैंडल बन गई, शार्प क्रैश, एकदम से बाजार गिर पड़ा धड़ाम से, तो गामा मेक लॉसेस ग्रो फास्ट। तो गामा की वजह से जो लॉसेस आपको ऑलरेडी हो रहे होंगे वो और जल्दी जल्दी होने लगेंगे। ऐसा क्यों होने लगेगा कि स्पॉट का प्राइस एकदम एकदम से शूट अप हुआ होगा, तो उससे क्या होगा, गामा थोड़ा बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, वो डेल्टा को ट्रिगर कर देगा, और डेल्टा क्या करेगा, ऑप्शन प्रीमियम को ट्रिगर कर देगा। तो वहां से फिर आपके प्रीमियम बढ़ने लगेंगे। आपको चाहिए क्या थे कि वो कम होते होते, मेल्ट होते होते जीरो हो जाए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और अगर किसी को गामा ब्लास्ट के बारे में जानना है तो फिर वही बात कहूंगा, वो कोर्स 1 में जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो उसमें गामा के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, देखिएगा जरूर जाके। अब आइए चीजों को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, गामा की कुछ बातें रह गई हैं। स्लो मूव्स आर मैनेजेबल। जो स्लो मूव्स होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। फास्ट मूव्स आर ब्रूचुअल। तो फास्ट मूव होते हैं, क्या होते हैं, ब्रूचुअल होते हैं। ओके। द स्ट्रेंगल सेस, स्ट्रेंगल क्या बोलता है, आई डोंट नीड द डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी हूं। आई जस्ट नीड कंट्रोल, बस बाजार कंट्रोल में रहे, रेंज बाउंड रहे, मैं काम कर दूंगा, आपको पैसा बना के दे दूंगा। एज लॉन्ग एज द मार्केट स्टेज काम, जब तक बाजार क्या है, शांत है, तब तक कौन है, सेलर इज द किंग। सेलर एक बादशाह है, एक राजा है। बट वेन द मार्केट गोज क्रेजी, जब मार्केट क्या होती है, मार्केट गोज क्रेजी, दैट मीन्स मार्केट गोज डायरेक्शनल और ट्रेंडी, इधर बुलिश और बेयरिश, रिस्क कम्स एट द डबल स्पीड। तो क्या होता है, जोखिम है दुगनी स्पीड से आता है। क्या होता है, रिस्क कम्स एट द डबल स्पीड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं अगली बात को समझने की तरफ। तो सर अगर आप लोग पेशेंस के साथ यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो यहां से सर आपका वो अटेंशन डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से बातें चालू होंगी रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी पे कितनी भी मास्टरी कर लीजिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, नहीं समझा, तो कभी सफलता हाथ नहीं लगेगी। आइए चल पड़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट को समझने की तरफ। किसके कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रेंगल के कॉन्टेक्स्ट में चल पड़ते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो अपने व्यू के हिसाब से हमने 24,600 डाउन साइड पे बेचा था और 25,700 अप साइड पे बेच के एक स्ट्रेंगल को शॉर्ट करने की कोशिश की थी। तो ये हमने कहां से उठाया था, हमने ये एलटीपी कैलकुलेटर की L2 की वीकली रेंज लेवल 2 उठाई थी। आई होप आपको याद होगा। चलिए, वो तो कोई बात नहीं सर, आप कहीं से भी उठा लेना, चाहे आप चार्ट से देख सकते हो, स्विंग हाई स्विंग लो की मदद से रेजिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हो, इंडिया विक्स के थ्रू भी रेंज निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कहां से कर रहे हो। बट
यहाँ अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था 2 लाख के आसपास की लागत आती है इसमें, आप 2.5 लाख के आसपास का अमाउंट मेंटेन करके रखिए, आपका स्ट्रेंगल शॉर्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो मैंने यहाँ पे इन दोनों की बिकवाली की है तो मेरी लागत कितनी आई है, 2 लाख रुपए, राउंड फिगर में रख रहा हूं 2 लाख रुपए। और मैं ये भी चाहता हूं कि भाई मेरा कोई ज्यादा नुकसान ना हो जाए और मैं रात में भी चैन की नींद सो सकूं, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, 1% का स्टॉप लॉस लगा रखा है। दैट मीन्स अगर मेरा लॉस 2,000 रुपए के बराबर हुआ तो मेरी ट्रेड एग्जिट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने इंतजाम कर रखा है। 1% के स्टॉप लॉस के साथ मैं इस ट्रेड में चल रहा हूं। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वेडनेसडे 21 जनवरी से हम लोग यह देखना चालू करेंगे, क्योंकि यहीं पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था और इस नए कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कितनी थी, इस नए कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी 27 जनवरी थी और 21 तारीख से हम देखना चालू करेंगे और हमारी पे ऑफ डेट कहां तक चलेगी, 27 तारीख तक। तो सर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं आपको प्रॉफिट 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 दिखाने वाला हूं? नहीं सर, यहाँ पे बात अलग होने वाली है। आइए चलिए फिर से स्क्रीन की तरफ। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, 2 लाख की आपकी कैपिटल इन्वेस्ट है, एक लॉट से हैं आप और आपने 1% का स्टॉप लॉस लगा रखा है। ठीक है, चलिए अब हम धीमे धीमे समय में आगे चलते हैं, हम 30 मिनट आगे चले अपनी ट्रेड में। तो यहां पे हमें क्या दिखा, 195 का लॉस दिखा। कितना लॉस दिखा, 195 का लॉस दिखा। फिर हम इस ट्रेड में आगे चले तो हमें करीब 1700 के आसपास का लॉस दिख गया सर। अब बाजार, अब देखिए थोड़ा सा पीछे चलता हूं एक बार, ये देखिए आप ये चीज याद रखिएगा, जो हमने स्टार्ट किया था, डिप्लॉय किया था, स्पॉट का प्राइस कितना था, 25151, लिख लेता हूं यहां पे 25151, इतना था स्पॉट का प्राइस। इसको यहां से हटा देते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम लोग चले समय में आगे। अब ये देखिए 1700 का नुकसान चल रहा है। जो हमने डिप्लॉय किया था स्पॉट का प्राइस था 25,151, अब 25,000 के आसपास 24,996 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे जो बाजार है 150 पॉइंट गिर चुका है। क्या हो चुका है, 150 पॉइंट गिर चुका है। अब ये बात ध्यान रखिए, आपने स्टॉप लॉस कहां पे सेट किया था, 1% पे। 1% दैट मींस 2,000, क्योंकि 2 लाख की कैपिटल आपकी डिप्लॉय हुई थी, इतनी लागत आई थी। अब बाजार ने तो 150 पॉइंट गिर गया, अगर ये 170, 180 या 190 पॉइंट गिर जाता, 30-40 पॉइंट और गिर जाता, तो इस बात के चांसेस थे कि आपने जिस दिन स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया उस दिन ही 1% का आपने क्या ले लेते, लॉस ले लेते। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने मतलब डे 1 से स्टॉप लॉस लगाया होता तो यहां पे अगर बाजार क्या 150 पॉइंट गिरा है, गिरने के तो वो 170, 180 भी गिर सकता था, वहां पे क्या हो सकता था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। अब मजे की बात देखिए कि अगर आप, चलो यही मान, आप ये मान, हम लोग ये इमेजिन करके चलते हैं कि ये लॉस 1700 का नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2000 का लॉस आ रहा है। आप इमेजिन कर लीजिए कुछ देर के लिए, लेकिन बाजार अभी भी हमारी ग्रीन की रेंज में है। तो ये देखिए, ये अजीब विडंबना है कि बाजार हमारी ग्रीन वाली रेंज में ही है और उसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम बाजार से आउट हो गए। तो क्या हमने स्ट्रेंगल इसलिए सीखा था हर वीक हम अपना 1-1% बाजार को देखे आए? नहीं। तो क्या करना चाहिए सर, यहां से क्या स्टॉप लॉस को हटा देना चाहिए? चलिए ये भी बात सोच लेते हैं, इस पर विचार करके देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि भैया कि बाजार 150 पॉइंट गिर के यहां तक पहुंच गया है, 25,000 तक। पहले 25,000 150 था, अब 150 पॉइंट गिर के 25,000 तक पहुंच गया है। तो यहां से अब आपने सोचा कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था तो हमने 1% का लॉस बुक कर लिया, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे होगे तो फिर अगली बार बाजार ने क्या किया, बाजार यहां पर आ गया और गिर गया नीचे। क्या आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था? आइए देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए कितना नुकसान चल रहा होगा, दिखा देगा वो। तो ये रहा, यहां पे, यहां तक बाजार गिर गया, ठीक है। अब आपका नुकसान कितना चल रहा है जब यहां तक बाजार गया, 1600 रुपए, 1700 रुपए के आसपास। अब चलते हैं, मान लीजिए कि बाजार और गिर गया, 200-300 पॉइंट और गिर गया, तो यहां पे तो आपका 8,500 का नुकसान आ गया। आप स्टॉप लॉस लगाते तो 1% वीकली लॉस देके जाते, और आप स्ट्रेंगल में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं और बाजार आपकी डायरेक्शन से, उस रेंज से काफी आगे निकल गया, तो आप 7-8 हजार का लॉस भी बुक कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई? तो इसका निवारण हो सकता है कुछ क्या? क्योंकि भाई कि आपको जो पैसा मिलेगा, ये बात मानी कि भाई अगर वो बाजार आपकी रेंज के बीच में रह गया, मैंने मान ली बात, आपकी बात मान ली, बाजार आपकी रेंज के बीच में रह गया तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये पैसा कब मिलेगा सर? ये पैसा एक्सपायरी पे मिलेगा।
तो आज तो डे वन था ना आपकी ट्रेड का, तो डे वन में तो वो बाजार आपका 1% का स्टॉप लॉस ले गया अगर आपने लगाया था, और अगर आपने नहीं लगाया था स्टॉप लॉस तो बाजार आपकी रेंज से आगे भी निकल सकता है, तो उसे रोकने के लिए कोई नहीं है वहां पे। तो आप 7-8 हजार का लॉस ले जाओगे, 10 हजार का लॉस ले जाओगे 2 लाख की कैपिटल पे। अगर 2 लाख की कैपिटल पे आप 10 हजार का लॉस ले रहे हो तो इसका मतलब आपको पूरी कैपिटल 5% का लॉस ले रहे हो, और लॉस कितना लेना होता है सर एक ट्रेड में? 1 से 1.5% का। ठीक, तो यहाँ पे तो अब करना क्या है, हम स्टॉप लॉस लगाएं तो दिक्कत, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएं तो दिक्कत। तो यहां पे सर अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में नहीं आता है, अगर आपको ओआई की पोजीशंस देखना समझ में नहीं आती है, अगर आप इंडिया विक्स के थ्रू भी रेंज नहीं निकाल पाते हो, आप डेटा नहीं देख पाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है कि बाजार क्या करने वाला है, तो उस केस में आपको स्ट्रेंगल भी डिप्लॉय करना है तो भैया पोजीशन साइजिंग का ही ख्याल करो, वही एक उपाय है। कैसे? अगर आप 2 लाख से आ रहे हो बाजार, अगर आपकी, आप ये मान के चलो कि बाजार आपकी रेंज को तोड़ के इधर उधर चला जाता है, आपको 8-10 हजार का नुकसान दे जाएगा, 5-6% कैपिटल का उड़ जाएगा। ठीक, अगर कितना उड़ रहा है कैपिटल का, 5% उड़ रहा है, तो 2 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो 5% कितना हुआ? 10 हजार रुपए हुआ। तो अगर 10 हजार रुपए का ही आपको लॉस लेना है, अगर आपको 10 हजार रुपए का ही लॉस लेना है, तो आप ये समझो कि ये 10 हजार का लॉस जो आ रहा है वो 1% होना चाहिए हमारी कैपिटल का। तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो हमारी कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख। हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। और उसके बाद जब हमारी कैपिटल 10 लाख है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे? सिर्फ एक लॉट से, सिर्फ एक लॉट से हमें इस ट्रायंगल को डिप्लॉय करना है। फिर से बोल रहा हूं इस बात को, कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख, और फिर आपको एक लॉट से इस ट्रायंगल को डिप्लॉय करना है। और उसमें कितनी लागत आएगी? 2 लाख। दैट मींस आपको ने 8 लाख बचाए, 8 लाख साइड किए, सिर्फ 2 लाख से गए। 10 लाख में से आपने केवल 2 लाख यूज करे। फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर बात आपके हाथ से फिसली, अगर 10 हजार का लॉस आया, तो ऑल ओवर कैपिटल पे वो 1% का लॉस होगा। और अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो आप कहोगे तो क्या सर हम लोग स्ट्रेंगल डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं? तो ये तो उनकी बात की थी ना, जिनको चार्ट भी समझ में नहीं आता है, जिनको एलटीवी भी समझ में नहीं आता है, विक्स भी समझ में नहीं आती है, ओआई की कैसे पोजीशंस बन रही हैं वो भी नहीं समझ में आता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नहीं समझ में आता है, ये उनके लिए था भाई। अब जिनको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती हैं और उनके पास 2-2.5 लाख रुपए ही हैं मार्केट में जाने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? अब चल पड़ते हैं इस बात को समझने की तरफ। तो चलिए सर हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके पास केवल 2-2.5 लाख रुपए हैं, जो केवल शॉर्ट स्ट्रैंगल को डिप्लॉय एक लॉट से कर सकते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं आई है, उनकी भी बात कर लेते हैं। और यहां से मैं मान के चल रहा हूं उन लोगों को थोड़ा बहुत इतनी तो नॉलेज होगी कि ओआई कैसे पोजीशंस बनाती हैं, ओआई चेन में उनको देखना आता होगा। दैट मींस ओआई की वाइंडिंग अनवाइंडिंग उनको देखना आती होगी। तो चल पड़ते हैं चीजों को आसान करने की तरफ। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सहारा ले लेंगे एक बार फिर से एलटीपी कैलकुलेटर का। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जो 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 हम बात कर चुके हैं, फिर से दोहराता हूं। यहां पे आपको वीकली रेंज मिलती है, 3 वीकली रेंज मिलती है। जो लेवल 1 होती है वो ये रही, हम लेवल 3 की बात नहीं करेंगे, अभी बहुत बार कर चुके हैं। लेवल 1 की रेंज कितनी है? इतनी है। इसकी एक्यूरेसी कितनी बताई गई थी? 65% के आसपास बताई गई थी। आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो। और ये लेवल 2 की एक्यूरेसी कितनी होती है? 90% होती है। तो 90% ये काम करती है, टूटती नहीं है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपने थोड़ा सोचा कि नहीं हम थोड़ा सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, हम L2 मतलब ये वीकली रेंज लेवल 2 में ही अपना शॉर्ट स्ट्रेंगल डिप्लॉय करेंगे। तो वहां से वो क्या करते हैं, अपना आप दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लेवल्स क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये L2 का अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमको दिख रहा है 24,215 और रेजिस्टेंस दिख रहा है 26,135। लाई ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं लिख देता हूं इसको। यहाँ पे कितना आ रहा है? 24,215 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 26,135। ये लेवल्स दिए गए हैं। ठीक, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज आने लगे कि भैया कि अगर यहाँ पे जाएंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब थोड़ा सा नीचे भी जाके कर सकते हो। दैट मींस L2 और L1 के बीच में दिखाता हूं कैसे। अब आपने नीचे देखिए सपोर्ट में देखा कि भैया कि 215, बाजार तो काफी ऊपर चल रहा है L2 से।
ठीक है, बाजार काफी ऊपर चल रहा है, कौन से L2 से, इस वाले सपोर्ट के L2 से। तो आपने कहा कि चलो ये वाली जो दिख रही है 24,400, इसको बेच देते हैं, और आपको लग रहा है कि भैया 24,400 तक बाजार नहीं आएगा, हमें यही तो देखना होता है यहाँ पे बाजार कहां तक नहीं पहुंचेगा। तो हमने सपोर्ट साइड पे क्या देखा, हमने देखा कि चलो L2 तो 24,215 है, लेकिन हमें फिर भी लग रहा है कि बाजार 24,400 तक नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं कितना प्रीमियम चल रहा है 24,400 का। ये रहा 24,400, ये रहा, ओके, ये रहा 24,400, इसका प्रीमियम चल रहा है 16 रुपए। ठीक है, तो यहाँ की तो हमने मन बना लिया कि हम 24,400 को बेचने वाले हैं पुट साइड में। ठीक है, अब हम कॉल साइड में क्या करेंगे, तो ये तो थोड़ा काफी इजी हो जाता है। अब यहाँ पे 16 रुपए के आसपास का प्रीमियम देखते हैं, क्या करते हैं, 16 रुपए के आसपास का प्रीमियम देखते हैं। ये दिख रहा है कुछ यहाँ पर, देखिए सर, ये 16 रुपए करीब ये वाला है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 26,150, 26,150, और यहाँ पे हमारी ये कितनी आ रही है, 26,135। तो मोर और लेस ये एग्जैक्ट L2 के रेजिस्टेंस का ही लेवल है। तो ठीक है, इन दोनों को राइट कर देंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने ये 24,400 और 26,150 को क्या कर दिया, बेच दिया, अपना एक स्ट्रेंगल हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक, अब यहां पे आपको क्या करना है कि आपकी ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज आपकी तभी टूटेगी, कौन सी, ये वाली, ये पूरी रेंज बता रहा हूं, ये पूरी रेंज आपकी कब टूटेगी, जब ये वाली रेंज टूटेगी, कौन सी, ये L1। जब ये L1 टूटेगी तभी आपकी इन रेंज पे खतरा आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, आई थिंक समझ में आ रही होगी। अब यहां पे जो ये L1 है, तो मैं बता चुका हूं इसकी एक्यूरेसी तो अपने आप में कितनी है, 65% के आसपास की। ठीक है, तो 100 में से 65 बार तो आपको, अगर इसके ऊपर राइटिंग कर रहे हो, दैट मींस इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस बेच रहे हो, उस लेवल के नीचे सपोर्ट बेच रहे हो, तो 65 टाइम्स, तो 100 में से 65 बार तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। ठीक, अब उस सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जब बाजार क्या करेगा, जब बाजार ये L1 को तोड़ने की कोशिश करेगा। उस सिनेरियो की बात करते हैं कि बाजार चलता चलता चला गया, L1 को तोड़ दिया, या फिर बाजार नीचे नीचे चलता चलता चला आया और यहाँ नीचे L1 को तोड़ दिया। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब उस केस में अगर आपको थोड़ी सी ये यहाँ पे OI की वाइंडिंग अनवाइंडिंग देखनी आती है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि भाई, जो ये दिखाता हूं, आप ये चेक कर लीजिएगा कि अगर बाजार इस स्ट्राइक के आसपास आ चुका है, तो वहां पे आप जाके सपोर्ट पे OI की पोजीशंस देख लीजिए किस तरह की बन रही हैं। अगर आप खुद को कन्विंस महसूस कर रहे हो कि हाँ भाई, कि OI की पोजीशन इस तरह से नहीं बन रही है कि भैया कि बाजार इस सपोर्ट को ही तोड़ के नीचे चले जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि भैया कि अपने उस ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि लेट से यही लग रहा है कि बाजार ऊपर ऊपर चढ़ के यहाँ के आसपास कहीं आके डोलने लगा है, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कि कहीं एकदम से बाजार धीमे धीमे चलते चलते यहाँ ना पहुंच जाए, ठीक, यहां तक बात समझ आ रही है आपको। तो उस केस में क्या कर सकते हो, जब बाजार L1 के आसपास घूम रहा होगा, तो आप जाके OI की पोजीशंस चेक कर सकते हो, क्या चल रहा है वहां पे, क्या वाइंडिंग अनवाइंडिंग हो रही है। अगर आप उनकी पोजीशन देख के कन्विंस अपने आप को महसूस करते हो कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, कि इस तरह से वाइंडिंग अनवाइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बहुत लंबा ब्रेकआउट आ जाएगा ऊपर की तरफ या बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा नीचे की तरफ, तो वहां पे भी आप थोड़ा बच जाओगे, देख लोगे। तो वहां पे आपने एक्चुअल क्या किया, वहां पे आपने डेटा से कंफर्मेशन ली, तो ये भी काफी एक पावरफुल तरीका हो सकता है। अब यहां पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं सर, कि अगर ये भी सब नहीं करना आता है, अगर ये भी सब नहीं करना आता है, तो क्या करें हम सर, अगर हम यही नहीं करना चाहता है तो क्या करें। ठीक, तो उसकी भी एक तरीका है, उसका भी एक रिस्क को मैनेजमेंट करने का एक तरीका है। अब चल पड़ते हैं उस तरीके पे बात करने की तरफ। और यहाँ पे हमने क्या सीख लिया है, यहाँ पे हमने ये बात समझ ली है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी लॉजिकल बात है, कि अगर हम L1 के ऊपर कहीं जाके बेच रहे हैं, L1 के ऊपर कहीं जाके बेच रहे हैं, तो 100 में से 65 बार तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये रेंज है, उसकी खुद की एक्यूरेसी अपनी 65% होती है।
और जब अगर ये L1 टूटेगी तो हम OI की वाइंडिंग अनवाइंडिंग देखेंगे, अगर हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगा तो वहां से हम अपना पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको शायद ये नोटिस नहीं कर पाए होंगे, मैंने 2 बार आपको बता दिया है कि एग्जिट कब होना है। इससे पहले वाले सिनेरियो में बताया था कि जब भाई किसी ट्रेडर को बहुत ज्यादा बाजार में कुछ आता नहीं है, बस उसको इतनी बात पता है कि दूर दूर के ओटीएम बेच दो, ठीक है, और पैसा बन जाएगा। तो उस केस में क्या काम आएगा सर? उस केस में पोजीशन साइजिंग का काम आएगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 10 लाख आपकी कैपिटल है, आपने 2 सवा 2 लाख से एक स्ट्रेंगल डाला, तो उसमें अगर आपकी ऑल ओवर कैपिटल का 1% या 1.5% लॉस आ गया तो वहां से आप निकल जाइए, वो आपका एग्जिट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भैया जब तक अगर आप ये L2 की राइटिंग कर रहे हैं या फिर L1 के ऊपर कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पे आप एक स्ट्रेंगल को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जब तक बाजार L1 के अंदर है तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, और जब बाजार इस L1 को तोड़ेगा तो आप थोड़ी OI की पोजीशंस देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो पोजीशन से निकल जाइएगा, अगर नहीं डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं उतनी दूर तक बाजार नहीं पहुंच पाएगा, तो बने रहिएगा। ठीक। अब क्या बात करनी है, अगर आपको ये भी नहीं करना आता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम फिर 2-2.5 लाख से अपनी मतलब इस शॉर्ट स्ट्रेंगल डिप्लॉय कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, एक तरीका और है। अब चल पड़ते हैं उस तरीके को समझने की तरफ। तो चलिए सर करते हैं अगली बात। जो 2 तरीके मैंने अभी आपको समझाए, अगर वो भी आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो चल पड़ते हैं एक नए तरीके को देखने की तरफ। अब इसमें क्या होगा सर? सबसे पहले कैलकुलेटर भाई साहब को निकाल लेते हैं बाहर। ओके। अब जो तीसरा तरीका है इसमें क्या हो सकता है सर? इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपका स्ट्रेंगल सक्सेसफुल चला तो आप पूरा मैक्स प्रॉफिट लेके जाएंगे। अगर वहां पे अगर वो आपका स्ट्रेंगल गड़बड़ करता है तो आप सीधे जीरो पे निकलेंगे, मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो आप जीरो पे निकलेंगे। ऐसा कुछ कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपने ये देखना होगा कि कितने आपने प्रीमियम कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे एक तो जो पुट साइड से प्रीमियम आया है 25.4, ठीक, और दूसरा प्रीमियम कौन सा आया है कॉल साइड से? 18.8। तो टोटल काउंट कितना हो गया इसका? 44.2। तो आप क्या करना है यहाँ पे, आप बस ये चेक करते रहना। ये देखिए, ये अगर ये वाला प्रीमियम 25 का है तो कायदे में से गल के जीरो होना है, और ये वाला प्रीमियम 18.8 का है, इसको भी कायदे में गल के जीरो होना है, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक। अब मान लीजिए कि मार्केट एक साइड चलने लगा, मार्केट एक साइड चलने लगा, तो वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे एक साइड का आपका प्रीमियम क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, और दूसरी साइड का प्रीमियम कम होने लगेगा। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रेटजी में क्या करना है, इस रणनीति में हमें क्या करना है? जब भी हमें दिखे कि चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड, अगर इनका प्रीमियम जो आपने इनिशियली जो आपको क्रेडिट हुआ था अगर बढ़ के इन दोनों के सम के बराबर हो गया है, क्या हो गया है? इन दोनों के सम के बराबर हो गया है। सम क्या था सर? 44.2। कोई एक प्रीमियम, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का हो, अब वो बढ़ के क्या हो गया है? दोनों प्रीमियम के सम के बराबर पहुंच चुका है। तो आप क्या कर देंगे? वहां से एग्जिट हो जाएंगे। इस तरीके से जब अगर आप एग्जिट होंगे तो आपका क्या होगा? आप जीरो पे एग्जिट हो जाएंगे, आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और जब जब बाजार आपके फेवर में होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे आपका मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये कैसे करना है? अगर कॉल साइड का प्रीमियम जो 18.8 रुपए है वो बढ़ के 44.2 रुपए हो गया, तो आपको क्या करना है? उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। अगर जो पुट साइड का प्रीमियम जो 25.4 है वो बढ़ के 44.2 हो गया है, तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो ऐसा करेंगे तो आप जीरो पे निकल जाएंगे। और अगर ऐसा करने की नौबत नहीं आ रही है, कोई इन दोनों में से कोई भी प्रीमियम 44.2 तक नहीं पहुंचा, तो आपकी ट्रेड चलती रहेगी, आप कुछ ना कुछ मुनाफा या मैक्स प्रॉफिट ही लेके उठेंगे। ठीक। ये तो ये बात हो गई। अब आइए थोड़ा यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं कि अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और अगर आप ये जीरो पे निकल गए हैं तो क्या वापस से कुछ किया जा सकता है? ये इस पे बात कर लेते हैं। ठीक। अब देखते हैं, एक चीज दिखाता हूं आपको। ये वही पोजीशन है जो स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे थे, जो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे थे। अब इसको हम एक दिन आगे जाते हैं सर। ये सब इसकी ये जो हमने लिया है 27 जनवरी की एक्सपायरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था 21 तारीख को। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे
समय में आगे जाएंगे और एक दिन में आगे बढ़ेंगे। एक दिन में हम आगे बढ़े तो हमें कितना लॉस दिख रहा है, 692 रुपीज का लॉस दिख रहा है। तारीख कितनी आ गई है, 22, एक दिन बीत चुका है। अब दूसरे दिन आया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 17,738 रुपीज। दिन कौन सा है, 23 जनवरी। 30 मिनट और आगे चलते हैं तो प्रॉफिट 1700 हो गया। 30 मिनट और आगे चलते हैं तो प्रॉफिट 1900 हो गया। और 30 मिनट और आगे चलते हैं 11:30 तक प्रॉफिट 2000 हो गया। अब सर मिलना कितना था, 2873। ठीक है, और मिल कितना रहा है अभी, 2008। तो सर बुक क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ तो बुकिंग है सर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 21 तारीख को आपने ट्रेड बनाई थी। अब तारीख कौन सी आ गई है, 23, मतलब एक दो दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन चल रहा है। तो तीसरे दिन में आपका प्रीमियम गल गल के यहां तक आ गया है, 2008 तक पहुंच गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं पीएलएन। तो 25 रुपए का प्रीमियम कितना हो गया है, 5.8, और 18.8 रुपए का प्रीमियम कितना पहुंच गया है, 7.5। तो अब ये प्रीमियम गल क्यों गए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज रहा होगा, कंसोलिडेट रहा होगा, इसलिए ये मतलब 70 to 75% प्रीमियम आपके गल गए और इतनी आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो जब करीब 3 दिन मार्केट में बराबर प्रीमियम गलते रहे तो इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ टाइम साइडवेज रहा होगा। अब आप आगे अब पूरा इस प्रॉफिट की लेने की कोशिश करेंगे तो ये संभावना रहेगी कि बाजार 3 दिन तो थोड़ा रेंज बाउंड चला है, अब थोड़े बहुत मूव आने की क्या हो जाएगी, मूव आने की थोड़ी वो बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आपको थीटा डिके से जो मिलना था वो तो काफी गल चुका है, अब थोड़ा सा प्रीमियम बचा हुआ है वहां पे। तो अगर मूव आया तो जितना जो पैसा है वो कम हो सकता है या पूरा उड़ भी सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट आपको 3-4 दिन में आ गया है 70 to 80%, तो आपकी बुकिंग बनती है सर वहां पे, क्योंकि मार्केट 3-4 दिन साइडवेज या रेंज बाउंड रहा होगा तभी तो आपको ये मिला होगा। तो बाद में मूव्स आने की संभावनाएं होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूव आ जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। 70 to 75 प्रॉफिट यहाँ आपका दिख रहा है, वहां पे आप बुक कर लो, क्योंकि वहां के बाद मूव आने की संभावना रहती है। चलिए इसके अब अपोजिट सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि आपने वो स्ट्रेंगल डाला और 3 दिन पे आप उस जगह पे पहुंच गए, या तीसरे या चौथे दिन पे आप उस जगह पे आ गए जहां पे एक साइड का प्रीमियम आपके उस वैल्यू पे पहुंच गया, जो वैल्यू कहां से निकाली थी, दोनों साइड के प्रीमियम को जोड़ के। तो वहां पे आप कैसे निकले होगे, वहां पे आप निकल गए होगे जीरो पे। अब वहां पे जीरो पे क्यों निकले होगे, क्योंकि बाजार एक साइड चल चुका होगा। तो भैया बाजार एक एक साइड चल चुका होगा कि अब वो चलते ही रहेगा, उस साइड थोड़ा बहुत कंसोलिडेट तो होगा ही। तो जब आप जीरो पे निकले होगे तो वहां पे जाके आप देखना, तो बाजार इतना मूव नहीं करेगा, तो वहां पे छोटे मोटे प्रीमियम्स कमाने की और एक संभावनाएं बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो संभावनाएं आपको खोजनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जो चीजें जो मेरे दिमाग में थी स्ट्रेंगल को लेके, वो मैंने सारी यहाँ पे उगल दी हैं, आपको बता दी हैं, आपके दिमाग में डाउनलोड कर दी हैं। तो बात वही है सर, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगा है कि मैंने स्ट्रेंगल बहुत तरीके से आपको समझा दिया हो, तो ये इस चीज की खबर मेरे तक भी पहुंचनी चाहिए कि आपको ये चीज पसंद आई है और इससे आपको बेनिफिट मिला है। और ये मेरे तक पहुंचेगी कैसे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हो तो शायद शेयर भी कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, जाने से पहले सर वही बात कहूंगा कि अगर आपको अपने जीवन में या ट्रेडिंग में सफलता चाहिए तो उस अपने दिमाग में जो लूसीफर द डेविल, जो शैतान छुपा बैठा है, उसको निकाल फेंकना होगा, बाजार के कॉन्सेप्ट को वहां बिठाना होगा। तभी क्या मिलेगी, फिर तभी सफलता मिलेगी। So I think I should leave now. This is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.